अस्सलाम वालेकुम। एक खूबसूरत सा नावलेट आप सब के लिए जिसका नाम है पागल आँखों वाली, राइटर उमेरा अहमद। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट, लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। तो फिर चलते हैं कहानी की तरफ। दुनिया भर की सुस्ती, काम चोरी और काहली मेरी लड़की पर ख़त्म है। अम्मी की इवनिंग ट्रांसमिशन का आगाज़ खिलाफ तवक्को आज जल्दी हो गया था। इसने ढिठाई की आला रिवायात कायम करते हुए इन्हें नज़रअंदाज करके लेटे रहने की कोशिश की, मगर आज अम्मी फार्म में थी और मुसलसल इसकी मदह सराई फरमा रही थी। इसे उठना ही पड़ा, मगर ये उठना आम उठना नहीं था। अपने कमरे के दरवाजे को अच्छी तरह पटक कर वो बाहर आई थी। 4 घंटे पहले तो आपका फरमान था कि दुनिया भर की सुस्ती, काम चोरी, काहली मुझसे शुरू होती है, और 4 घंटे के अंदर अंदर ये मुझ पर ख़त्म होना शुरू हो गई। बंदे को अपनी ज़ुबान पर तो कायम रहना चाहिए। इसने सहन में आते ही बयान दागा था, फिर बरामदे के वाश बेसन के सामने खड़े होकर चेहरे पर पानी के छींटे मारे। अम्मी सहन में तख्त पर बैठी सब्जी बना रही थी। ज़ुबान देखिए, कैंची की तरह चलती है। उन्होंने इसकी बात पर आग बगोला होते हुए कहा था, नहीं, मैंने तो ज़ुबान को कैंची की तरह चलते हुए नहीं देखा। आप ऐसा करें कि इस सीन रिकॉर्ड करवा के नीलाम घर में भिजवा दें, क्योंकि आप अक्सर मेरी ज़ुबान को कैंची की तरह चलते हुए देखती हैं। इसने आज बदतमीज़ी के सारे रिकॉर्ड तोड़ने का इरादा किया हुआ था। ऐसी औलाद से तो बे औलाद होना ही अच्छा है। अम्मी ने पहले दुहाई दी थी, अब पछताए क्या हो जब चिड़ियाँ चुग गई खेत। तौलिए से चेहरा खुश करते हुए उनकी तरफ देखे बगैर इसने तबसरा किया था। अम्मी ने इसके तबसरे को नज़रअंदाज करते हुए हस्बे मामूल लोगों की लड़कियों के कसीदे पढ़ना शुरू किए। लोगों की लड़कियों को देखो, क्या फर्माबरदार ताबेदार होती हैं, माँ को पैर ज़मीन से उतारने नहीं देती। क्या आखिर हम किस लिए हैं? कभी मजाल है जो माँ के झिड़कने पर उफ भी कर जाएं। माएँ 100 जूते भी मारें तो हंस कर खाती हैं। हर काम में हर फन मौला होती हैं, एक का अदब लिहाज करती हैं, हर एक को सही बोलती हैं। मजाल है जो कभी किसी को तकलीफ़ पहुँचाएं या किसी से ऊंची आवाज़ में बात भी कर जाएं। घर को आईने की तरह चमका कर रखा होता है कि देखने वाला अश अश कर उठता है। और मजाल है कभी बेवक्त सोए, सुबह फजर की अजान के साथ बेदार होती हैं और इशा की नमाज़ पढ़ते ही सो जाती हैं। अम्मी के किसी नादीदा तसव्वुराती मखलूक के बाद कसीदों ने इस पर उल्टा असर किया था। आप ऐसा करें अम्मी कि लोगों की लड़कियां ले आएं, ताकि मेरी तो जान छूटे इस रोज़ रोज़ की तकरार से। इसने बड़ी संजीदगी से मशवरा दिया था। अम्मी अपने कसीदे को बेअसर जाता देखकर फिर भड़क उठी। लोगों की लड़कियों ने ही आना है यहाँ, वो भी मेरी बहुएं बनकर। अल्लाह का शुक्र है कि तुम सदा नहीं रहोगी यहाँ। उन्होंने ही राज करना है यहाँ, तो बस फिर झगड़ा किस बात का है? जान छूट ही जानी है आपकी। वैसे लोगों की लड़कियाँ कोई इतनी फर्माबरदार और ताबेदार भी नहीं होती जितनी आप फरमा रही हैं। और अगर वो माँ को हिलने भी नहीं देती तो ये कोई एहसान नहीं, जुल्म करती हैं। डॉक्टर कहते हैं कि अच्छी सेहत के लिए चलना फिरना इंतहाई ज़रूरी है, वरना ब्लड प्रेशर, शुगर, दिल की बीमारियां हो सकती हैं। अम्मी ने खून का घूंट पीकर आलू काटने पर इक्तफ़ा किया। इसे कुछ और कहकर वो मज़ीद कोई तकरीर सुनना नहीं चाह रही थी। वो तौलिए से मुंह पोंछ कर दोबारा सहन में आ गई। सहन में खड़े होकर छत की तरफ मुँह करके इसने ज़ोर से आवाज़ लगाई, आसिम, ओ आसिम। तीसरी मंजिल से उसके भाई की गर्दन नमूदार हुई। हाँ बाजी, क्या बात है? ओए बात के बच्चे, नीचे आओ, 2 मिनट में नीचे। अच्छा, अभी आता हूँ। आसिम ये कहकर मुंडेर से हट गया। 1 मिनट सहन में टहल टहल कर इंतज़ार करने के बाद दोबारा चिल्लाई थी, आसिम, ओ आसिम। इस दफ़ा फिर भाई मुंडेर पर आया था। इससे पेशतर कि वो कुछ कहता वो दहाड़ी थी, तुम नीचे तशरीफ़ लाते हो या मैं ऊपर आऊँ? नहीं, मैं ही तशरीफ़ ले आता हूँ। वो इसके चेहरे के तासुरात से बहुत कुछ समझ गया था और अगले 2 मिनट में हाँफता कांपता सीढ़ियाँ तय करता वो नीचे इसके सामने था। जी बाजी, क्या काम है? ये पानी पिलाओ मुझे। इसने बरामदे में रखे कूलर की तरफ इशारा किया था। इसके 10 साला भाई ने इसे मलामत भरी नज़रों से देखा। मुझे इतनी दूर से पानी पिलवाने के लिए बुलवाया, हालांकि कूलर तो सामने पड़ा था, खुद पी लेती। इसने कूलर की तरफ जाते हुए माँ से शिकवा किया। हाँ, बड़ी दूर थे तुम, कोहकाफ में बैठे थे, ये हेलीकॉप्टर में बैठकर 8 घंटे में पहुँचे हो। टांगे तोड़ दूंगी तुम्हारी। पतंगे उड़ाने में बड़ा ही दिल लगता है तुम्हारा। बहन को एक गिलास पानी नहीं पिला सकते? चलो लेकर आओ अपनी किताबें। आसिम की सुनकर जान पर बन गई। बहुत ही गलत बात बहुत गलत मौका पर इसने कह दी थी।
वो इनकी इकलौती बहन थी। इस साल बीए में एडमिशन लिया था। इकलौते होने के सारे नकाइस और खामियां इसमें बकसरत मौजूद थीं। काम काज से इसे कोई दिलचस्पी नहीं थी और काम चोरी में इसने अगले पिछले रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। माँ हजार बार कहती, चीखती चिल्लाती, मजाल है जो इस पर कोई असर होता। हर बात का जवाब अपनी तरफ से बड़ी ही दलीलों से देने की कोशिश करती और दूसरों के साथ साथ इसे खुद भी एहसास था कि इसकी दलीलें बहुत ही बोंगी होती हैं। शौक़ इसने बहुत बड़े बड़े पाले हुए थे। इब्तदाई इंतहाई किस्म का शौक़ इंग्लिश में फ़ेल होना था और ये शौक़ इसे बचपन से था। पहले वो इसमें 3 बार इस शौक़ को पूरा करती। फिर कॉलेज में आकर जब ये अरसा ज़्यादा तवील हो गया, पेपर्स के 2 साल बाद मुनक्किद होने की वजह से, तो इसने बारी बारी इंग्लिश में फ़ेल होने की दरख्शां रिवायत को कायम रखा। और सितम दर सितम ये कि इंग्लिश में इन कारनामों के बाद इसने बीए में इंग्लिश लाजमी के साथ लिटरेचर भी ले लिया, क्योंकि आजकल डाइजेस्टों की कहानियों की ज़्यादातर हीरोइनों ने यही किया था। हाँ भाई, इसका दूसरा बड़ा शौक़ डाइजेस्ट पढ़ना था। बहुत जमा किए रखती थी, कुछ उधार लेकर, कुछ ज़बरदस्ती उठाकर, कुछ चोरी करके। बहरहाल डाइजेस्टों का एक ढेर इसने जमा किया हुआ था और हर डाइजेस्ट के ऊपर इसने बड़े प्यार से अखबार चढ़ाया होता था। एक शौक़ इसे खाने का भी था और वो हर चीज़ खा जाया करती थी जो भी खाने के काबिल होती थी। मसला सिर्फ खाने का होता तो फिर भी ठीक था, बात इससे भी बढ़ चुकी थी। इसके खाने की कोई हद ही नहीं थी। जो चीज़ वो खाने पर आती बस खाती ही चली जाती, चाहे वो टॉफ़ियाँ हों या बिस्किट। बात सिर्फ यहीं तक रहती तो शायद सब कुछ ठीक ही रहता, मगर आजकल इसे जो शौक़ हुआ था वो ना सिर्फ नया था बल्कि बेहद ख़तरनाक भी। मैंने तुम्हें कह दिया था चाहे कुछ भी हो, बस ये काम तो मुझे करना ही है। कॉलेज लॉन में दरख्त के नीचे अपनी चारों दोस्तों के सामने इसने ऐलान किया था। हाँ हाँ ठीक है, करना ज़रूर करना, हम कब मना कर रहे हैं, मगर कुछ सब्र और हौसले से काम लो, ऐसे काम जल्दबाजी में ख़राब हो जाते हैं। एनी ने बड़े तहम्मुल से इसे समझाया था। मुझे कोई जल्दबाजी नहीं है, मगर कुछ आगाज़ तो हो, अभी तक मामला जूं का त्यों है। अब हम क्या करें? जो हरबे हमें मालूम थे वो हमने तुम्हें बता दिए, अभी इनका कोई फ़ायदा नहीं हुआ तो हम क्या करें? इसकी दूसरी दोस्त सारा ने मुंह पर हाथ रखकर जमाई रोकते हुए कहा, लो कितने आराम से तुमने कह दिया कि हम क्या करें। दोस्त क्या तुम जैसे होते हैं कि ज़रूरत पड़ने पर हाथ झाड़कर खड़े हो जाते हैं कि हम क्या करें? आखिर तुम्हारी मदद के बगैर मैं अपनी ख्वाहिश पूरी कैसे कर सकती हूँ? मुझे तो ये समझ में नहीं आता तुम्हें इतनी घटिया ख्वाहिश पालने की ज़रूरत क्या थी। आगे कम शौक़ पाल रखे हैं तुमने। सारा ज़माना यही ख्वाहिश पाले फिरता है, मैंने ऐसा कौन सा अनहोना काम कर दिया? इसने अपनी सफाई पेश करने की कोशिश की। सारा ज़माना कुएं में छलांग लगाएगा तो क्या तुम भी लगा दोगी? और सारा ज़माना बहुत से अच्छे काम भी करता है, कभी इन्हें फॉलो करने की कोशिश की तुमने? हाँ, पैरवी करने का ख्याल आया तो बस लव मैरिज के सिलसिले में आया। सारा ने इसे अच्छी तरह झाड़ा था। इसका रद्द अमल तवक्को के मुताबिक था। वो भैं भैं करके रोने लगी। बस जी, कहना क्या होता है, यहाँ तो ड्रामा 85 शुरू हो जाता है। सारा ने काफ़ी नागवारी से कहा था। बाकी तीनों दोस्तों ने बड़ी हमदर्दी से इसके मगरमच्छ के आंसुओं को देखा। फिर एनी ने कहा, चलो अब रोना धोना बंद करो, तुम्हें कहा तो है कि हम तुम्हारी मदद करेंगे, कुछ सोचने तो दो। सना ने बड़ी फुर्ती से अपने आंसू खुश किए और बोली, हाँ तो कुछ सोचो ना। इसकी चारों दोस्तें सोच के समंदर में गुम हो गई और वो बड़े ही इत्मीनान से कचर कचर चिप्स खाते हुए इनका मुंह देखने लगी। काफ़ी तवील खामोशी के बाद शाजिया ने सर उठाया। एक ख्याल तो आया मुझे, तुम ऐसा क्यों नहीं करती कि इन आइडियाज़ को इस्तेमाल करो जो तुम अफसानों में पढ़ती हो, शायद इन्हीं में से कोई तुक्का लग जाए। वो इसके मशवरे पर तकरीबन उछल पड़ी थी। क्या बात है तुम्हारी, क्या मशवरा दिया तुमने? ये पहले देती तो इतना वक्त तो ज़ाया ना होता ना। लो, जब ख्याल आता तभी देती ना, शाजिया ने नागवारी से कहा। और घर जाते ही वो स्टोर में घुस गई। दोपहर से लेकर रात के 12 बजे तक रिसालों में से ढूंढ ढूंढ कर लव मैरिज के अच्छे आइडियाज़ कापी पर उतारती रही। अगले दिन कॉलेज में वो चारों दोस्तें फिर दरख्त के नीचे जमा थीं। मैंने ये आइडियाज़ निकाले हैं, तुम लोग ज़रा देखो तो सही इन्हें और फिर मुझे बताओ कि कहीं तरतीब से इन्हें ट्राई करना चाहिए। इसने कापी इनके सामने बढ़ा दी। वो चारों बड़ी दिलचस्पी से उस पर झुक गईं। एक तो ये नुज़हत अब्दुल्ला के अफसाने वाला आइडिया ठीक है, किसी भी खूबसूरत घर में घुस जाने वाला। मॉडल टाउन का एक चक्कर लगाना पड़ेगा घर सेलेक्ट करने के लिए, मगर ये आइडिया बहुत अच्छा है। पहले नंबर पर तो इसे ही रख लो। फरजाना ने पेन से नंबरिंग का आगाज़ किया। फिर उन्होंने मिलकर 5 बेहतरीन आइडियाज़ का इंतखाब किया। मेरे ख़्याल में फ़िलहाल इतने ही काफ़ी हैं। इनमें से कोई ना कोई तो काम आएगा ही। अगर ये सब बेकार रहे फिर मज़ीद के बारे में सोचा जाएगा। शाजिया ने काफ़ी बंद करते हुए कहा था, अब तुम ये बताओ,
तुम ने कहीं अपने घर से कॉलेज तक के रास्ते में कोई ऐसा घर देखा जो बहुत ही खूबसूरत हो? फरजाना ने इससे पूछा। इसने सर को थोड़ा सा खुजा कर कहा, तुम्हें तो पता है मैं वैन पर कॉलेज आती हूँ और वैन में बिल्कुल आगे कोने में बैठती हूँ, और वैन में इतना रश होता है कि बाहर का कोई नज़ारा नज़र ही नहीं आता। वैसे मेरा ख्याल है कि रास्ते में ऐसा कोई घर है भी नहीं जो मुझे अपने ख्वाबों का घर लगे। तुम्हारे घर के करबो जवार में ऐसा कोई घर नहीं। इसका मतलब है हमें मॉडल टाउन जाना ही पड़ेगा। इस बार शाजिया ने कहा था, और फिर एक दिन पांचों दोस्तें कॉलेज के बाद घर जाने के बजाय मॉडल टाउन की तरफ रवाना हो गई। मॉडल टाउन डी ब्लॉक के सामने वैगन के स्टॉप पर वैगन से उतरने के बाद उन्होंने पैदल अपने सफ़र का आगाज़ किया। हर घर को बड़े गौर से देखते हुए ब्लॉक का चक्कर लगा रही थी। यार, मुझे तो हर घर ही पसंद आ रहा है। मुझसे तो फैसला नहीं हो रहा कि कौन सा घर ठीक रहेगा। सना ने अपना मसला बताया था। ठीक है, फिर तुम ऐसा करो, हर घर में बारी बारी जाओ, जहाँ कोई उल्लू फंस जाए बस समझ लेना वही तुम्हारा मुस्तकबिल का ससुराल है। सारा ने अपनी तरफ से इंतहाई दानिशमंदाना फ़ैसला किया था, मगर पूरी पलटन ने इसे मलामती नज़रों से देखा। ये सिर्फ मशवरा था भाई। सारा ने इसकी नज़रों से घबरा कर अपनी सफाई पेश की। तुम ऐसे मशवरे अपने पास ही रखो, सना ने तड़क कर इसे कहा। सना, ये घर अच्छा है, वाइट मार्बल का है। इस राइटर ने भी कुछ इसी किस्म का घर बताया था। फरजाना अचानक एक घर के सामने ठिठक गई थी। इसने राइटर का जिक्र ऐसे किया जैसे उन्होंने खुद इसे घर का पता लिख कर दिया था, इस ताकीद के साथ कि भाई वहाँ ज़रूर जाना। हाँ, घर तो वैसा ही है। सना ने मोहतात अंदाज में घर पर नज़र डाली, और सब इस कोठी का जायज़ा इस तरह ले रही थी जैसे वहाँ डाका डालना हो। तो फिर क्या ख्याल है? सारा ने पूछा था। हाँ, बस यही ठीक है। तो बस ठीक है, तुम और सारा अंदर चले जाओ, हम आगे का एक चक्कर लगा कर आते हैं। फरजाना ने कहा था। ठीक है, मगर ज़्यादा दूर मत जाना। सारा ने इन्हें ताकीद की थी। नहीं भाई, इसी सड़क पर रहेंगे, और जूता एक बार चेक कर लो। और सना, तुम्हारी शलवार के पांचे एड़ियों से भी नीचे लटक रहे हैं। भागते हुए तो ये जूतों के नीचे आएंगे और तुम गिर भी सकती हो, इसीलिए शलवार को थोड़ा और ऊपर करो, बल्कि टखनों से ऊपर हो तो ज़्यादा बेहतर है, जैसे सारा की है। बालों में ज़रा ब्रश फेर लो और लिपस्टिक भी ज़रा दोबारा लगा लो। सना ने फरजाना की हदायत पर अमल शुरू कर दिया। दोपहर के 2 बजे वीरान सड़कें। शाजिया से लेकर परफ्यूम छिड़का और इससे हेयर ब्रश और लिपस्टिक लेकर बैग में रख ली। याद रखना, कुत्ते की आवाज़ सुनते ही दोनों भागकर बाहर आ जाना। ये इंतज़ार मत करना कि इसकी शक्ल नज़र आए तो ही भागने की कोशिश करो। तुम लोगों को कुत्ते की रफ्तार का कोई अंदाज़ा नहीं, ना ही इसके साथ भागने की प्रैक्टिस है, और ना ही इससे कोई रिश्तेदारी है। इससे बेहतरीन रास्ता फ़रार है। वो बाहर आ गया तो फिर सिर्फ तुम लोगों के लिए नहीं, हमारे लिए भी मसला हो जाएगा। एनी ने किसी जंगी कमांडर की तरह इन्हें हिकमत अमली समझाई थी। तो फिक्र ना करो, अब हम इतने ही बेवकूफ़ नहीं हैं। सना ने इसे तसल्ली दी। बस फिर ठीक है, हो जाओ रवाना। शाजिया ने इन्हें कहा था, और वो ख़ुद तीनों उनकी तरफ हाथ हिलाते हुए आगे निकल गई। वो दोनों टहलने वाले अंदाज में आगे बढ़ी और गेट खोलकर अंदर दाखिल हो गई। बड़े मोहतात अंदाज में उन्होंने इधर उधर निगाह डाली थी। वसी और इस लॉन में दूर दूर तक इन्हें कोई नज़र नहीं आया। क्या लॉन है यार, सारा ने बेख्तियार दाद दी थी। सना इसकी बात पर बड़े फ़ख्रिया अंदाज में मुस्कुराई, जैसे ये सारा कमाल इसका हो। कोई कुत्ता वगैरह भी नज़र नहीं आ रहा। सारा ने इधर उधर देख कर कहा था। अब क्या करें, अंदर चले जाएं, ये यहीं रहें? ऐसा करते हैं, ज़रा पीछे से भी होकर आते हैं, ज़रा देखें तो सही, पीछे भी लॉन है। वो लॉन में दाखिल हो गई। लॉन के बिल्कुल वस्त में एक स्विमिंग पूल था, और स्विमिंग पूल के पास रखे हुए स्टेरियो बुलंद आवाज़ में रिकॉर्ड बजा रहे थे। स्विमिंग पूल के पास एक टेबल थी, ऑरेंज जूस का एक गिलास पड़ा था, कुछ केसट्स। मगर जिस चीज़ ने इतना साकित किया था वह बाथ गाउन पहनता हुआ एक मर्द था। वो अभी अभी स्विमिंग पूल से बरामद हुआ था, और बाथ गाउन पहनकर उसने दोनों हाथों से बाल माथे से हटाए थे। फिर वो जूस का गिलास लेकर चेयर पर बैठ गया। बिलाशुबा बेहद खूबसूरत था। कम अज़ कम उन्होंने आज तक इस जैसा बंदा नहीं देखा था। 6 फीट से भी निकलते कद का मालिक था। रंगत से तो कोई अंग्रेज़ नज़र आता था, मगर इसके डार्क ब्लैक बाल इसकी नफ़ी कर रहे थे। जूस पीते म्यूज़िक के रिदम पर एक पैर से फ्लोर को टैप कर रहा था। इसका रुख इन्हीं की तरफ था, मगर इसने अभी तक इन्हें नहीं देखा था। बहुत खुशकिस्मत है तू सना, बहुत ही खुशकिस्मत है। एक तवील खामोशी को सारा ने तोड़ा था। चलो आगे चलते हैं इसके पास। सना ने इसे जवाब देने के बजाय मशवरा दिया। धड़कते दिल के साथ उन्होंने इसकी तरफ जाना शुरू किया, लेकिन सिर्फ 2 ही कदम उठाए थे कि इसकी नज़र उन पर पड़ गई। इतनी दूर से इन्हें इसके माथे पर पड़ने वाले बल साफ नज़र आए थे। उन्होंने आगे बढ़ना बंद कर दिया।
उसने जूस का गिलास मेज़ पर रखा, स्टेरियो ऑफ किया, इनकी तरफ बढ़ने लगा। उसकी नब्ज़ और दिल की धड़कनें बंद होने वाली थी। अमेरिकन लहजे में इनके सामने आकर रुक कर कुछ बोला था इंग्लिश में। इसकी इंग्लिश सुनकर उनके अवसान ख़ता हो गए। सवाल मुश्किल नहीं था, अचानक किया गया था। इस राइटर के अफसाने में तो ऐसा नहीं था। सना ने मध्यम सी सरगोशी की। मगर यहाँ हो रहा है, इसे उर्दू में ही जवाब दो। ये ना हो तुम्हारी इंग्लिश सुनकर मज़ीद कोई सवाल कर दे, वो भी इंग्लिश में। इतनी मध्यम सरगोशी में सारा ने इसे जवाब दिया था। वो इनसे कुछ फासले पर खड़ा इन्हें घूरता हुआ जवाब का इंतज़ार कर रहा था। मैं सना हूँ और ये सारा है। हम यहाँ से गुजर रहे थे, आपका घर बहुत अच्छा लगा तो अंदर देखने चले आए। मैं आपको सच कह रही हूँ, मैंने आज तक ऐसा घर नहीं देखा। क्या ये मेरा कसूर है? सना को इसका जुमला सुनकर झटका लगा। चंद लम्हों के लिए नादिम सी हुई। फिर इसने रात को 3 घंटे लगाकर याद तक किए जाने वाले डायलॉग बोलने शुरू कर दिए। मैं सच कह रही हूँ, आपको शायद यकीन नहीं आ रहा, हुस्न खूबसूरती का ऐसा शाहकार आज तक मेरी निगाह से नहीं गुजरा। ये खूबसूरती और नफासत इस घर के बासियों के आला ज़ौक़ की तर्जुमानी कर रही है। अगर आपने यहाँ का राउंड ले लिया हो तो अब जाएं यहाँ से। इस बंदे ने बहुत ठहर ठहर कर कहा। शायद इसे इनकी इंग्लिश की काबिलियत का अंदाज़ा हो गया था। इंग्लिश में इन्हें जो कुछ कहा वो हर्फ बहर्फ इन्हें समझ आ गया था। सिर्फ धक्के देने की कसर छोड़ी थी इसने। इन दोनों में कुछ शर्म होती तो इसी स्विमिंग पूल में कूद कर जान दे देती। धीमे कदमों के साथ लटके हुए चेहरे लिए वो इस घर से बाहर आई थी। इस शख्स से कभी रोमांस नहीं करना चाहिए जिसे उर्दू ना आती हो। सारा ने बाहर आते ही फरमाया था। मुझे तो पहली नज़र में ही अच्छा नहीं लगा था। शर्म हया तो इसे छोकर नहीं गुजरी। ज़रा लिहाज नहीं आया कि 2 मशरक़ी लड़कियां सामने खड़ी हैं तो बात गाउन ही अच्छी तरह बंद कर ले। पर कहाँ, कितनी दीदा दिलेरी से सामने आकर खड़ा हो गया था। तुम्हें तो पता है मैं किस कदर मजहबी और मशरक़ी रख रखाव वाली लड़की हूँ। मेरा तो वैसे भी ऐसे बंदे के साथ गुजारा हो ही नहीं सकता। और फिर देखो, ज़रा मुरव्वत नहीं थी। चलो हम तो किसी और मकसद के साथ गए थे। ये भी तो हो सकता है कि किसी को मदद की ज़रूरत ही पड़ जाए, वो अंदर चला जाए। इसे तो इतना लिहाज भी नहीं आया कि बैठने की ऑफ़र ही कर देता। सारा कान लपेटे इसके शिकवों के बयास सुन रही थी। उनकी बाकी दोस्तें सड़क से कुछ फासले पर चहलकदमी फरमा रही थीं। इन्हें देखकर पास आ गईं। मगर आफरीन है उनकी दोस्ती पर कि पूरा माजरा सुनने के बाद उन्होंने कहा, चलो कोई बात नहीं, दफ़ा करो, बहुत घर हैं यहाँ, कहीं और ट्राई करते हैं। एक दफ़ा फिर उन्होंने अपने सफ़र का आगाज़ किया। एक तो मेरी समझ में ये नहीं आता कि लोग अपने घरों के इस तरह के नाम क्यों रखते हैं। सारा ने घर पर लगी ज़मीर हाउस की नेम प्लेट देखकर कहा था। क्यों भाई, इस नाम को क्या हो गया? नहीं, अगर ये ज़मीर हाउस है तो क्या इस कॉलोनी के बाकी हाउस बेज़मीर हाउस हैं? इसकी दोस्तें इसकी बात पर खिलखिलाई थी। मगर सना ने एक ठंडी आह भर कर कहा, कम अज़ कम एक घर ने तो यही साबित किया है। सना, ये घर अच्छा है, यहाँ ट्राई करो। एनी ने एक तरफ इशारा करते हुए कहा था। हाँ, अच्छा तो है, चलो देखते हैं। फिर ज़रूरी तैयारी के बाद सना एक बार फिर सारा के साथ इस घर का गेट खोल कर अंदर दाखिल हुई थी। और अंदर दाखिल होते ही इसने पोर्च में एक नौजवान को मोटरसाइकिल धोते देखा। शक्ल अच्छी है, डायलॉग दोहरा ले एक बार जहन में। सारा ने सरगोशी की। बाइक को पानी वाले पाइप से धोते धोते इस नौजवान ने अचानक नज़र उठाई थी और इन दोनों को देखकर इसने पाइप ज़मीन पर फेंक दिया। शर्ट की आस्तीन ने सीधी करते हुए इनकी तरफ आने लगा। काफ़ी बाहया नौजवान है। सारा ने एक बार फिर सरगोशी की। जी आप कौन है? इसने करीब आकर पूछा था। असल में हम लोग यहाँ से गुजर रहे थे, आपका घर अच्छा लगा तो अंदर चले आए देखने के लिए। मुझे खूबसूरत घर देखने का बहुत ही शौक़ है। सना ने रवानी से कहा था। इसकी बात पर मुस्कुराया। अच्छा शौक़ है, लेकिन हमारा घर इतना भी खूबसूरत नहीं। खैर आप आई हैं तो ज़रूर देख लें, इस नौजवान ने बड़े खुलूस से कहा था। आ जाएं। ये कहकर वो अंदर की तरफ मुड़ गया। इन दोनों ने एक दूसरे को मुस्कुरा कर देखा, फिर इसके पीछे चल पड़ी। आपका नाम क्या है? सना ने मंसूबे के दूसरे हिस्से पर अमल शुरू किया। मेरा नाम आदिल है। इसने मुड़कर बड़े मुअद्दब अंदाज में जवाब दिया। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सना है और इनका नाम सारा है। हम दोनों ग्रेजुएशन कर रही हैं। मैं बीकॉम कर रहा हूँ। लाउंज का दरवाज़ा खोलते हुए इसने कहा। वो दोनों इसके पीछे पीछे अंदर दाखिल हुई। मैं आपको अपनी अम्मी से मिलवाता हूँ क्योंकि इस वक्त घर में सिर्फ वो ही हैं। क्यों, बाकी सब लोग कहाँ हैं? सना ने दिल ही दिल में खुश होते हुए कहा। मेरी बस 3 बहनें हैं और वो तीनों शॉपिंग पर गई हैं और अब्बू अमेरिका में होते हैं। इसके अकलौते होने का सुनकर सना का सैर और खून बढ़ गया और जब वो इसकी अम्मी से मिली तो इसे अपनी मंजिल और करीब लगने लगी। वो इतनी खुश इखलाकी मोहब्बत से मिली जैसे बरसों से इन्हें जानती हूँ। आदिल इन्हें साथ लेकर पूरा घर घुमाता रहा और सना ने तारीफ़ों के अगले पिछले सारे रिकॉर्ड ही तोड़ दिए। वो भी सना की तरह खासा बातूनी था और इसका सारा ध्यान सना की तरफ ही था।
जब वो पूरा घर देख चुकी तो आदिल की अम्मी चाय तैयार कर चुकी थी। उनके इनकार के बावजूद उन्होंने इसरार करके इन्हें चाय पिलवाई। आइंदा भी अपनी दोस्त से मिलने आना तो हमारे यहाँ ज़रूर आना, उन्होंने ख़ास तौर पर ताकीद की थी। फिर जब वो आदिल के साथ जाने के लिए लाउंज से बाहर निकली तो सना बेतहाशा खुश थी। इसका दिल इस राइटर पर कुर्बान होने को चाह रहा था जिसके आइडिया ने इसका मुस्तकबिल संवार दिया था। वो आदिल के साथ गेट की तरफ जाते जाते ख्यालों में बहुत ही दूर निकल गई। आदिल ने उनके लिए गेट खोला और कहा था, बाजी आप फिर कब आएंगी? सना ने सटपटाकर सारा को देखा। इनके पौन घंटे की मेहनत एक बार फिर गारत होती नजर आ रही थी। बताएं ना बाजी, आदिल ने फिर इसरार किया था। बेड़ा गर्क तेरा मरदूद। इसकी बुड़बुड़ाहट सिर्फ सारा को सुनाई दी थी। इसने इसकी तर्जुमानी के फ़राइज़ संभालते हुए इसके अल्फाज की ट्रांसलेशन की। जब खुदा इधर लाया तो ज़रूर आएंगे और खुदा जल्द ही लाएगा, खुदा हाफिज़। ये कहकर वो सना का बाजू पकड़कर बाहर निकल आई थी। अपने पीछे उन्होंने गेट बंद होने की आवाज़ सुनी। शर्म नहीं है इसे मुझे बाजी कहते हुए? 3 बहनें कम हैं इसे, जो भी और बाजियों की तलाश है। 3 घंटे इसकी बकवास सुनकर सर दुख रहा है और ये खबीस कह रहा है बाजी फिर कब आएंगी? इस राइटर के अफसाने में ऐसा भी नहीं हुआ होगा। सारा ने अपनी हंसी दबाते हुए कहा, नहीं भाई नहीं हुआ था। आज के मर्दों को ख़वातीन से बात करने की तमीज़ ही नहीं। सना ने आखिरी नतीजा यही अक्स किया। उनके चेहरे के तासुरात देखकर इनकी दोस्तों को कुछ कहे बगैर ही सब कुछ पता चल गया। एक आखिरी मर्तबा और ट्राई कर लेते हैं, बस फिर कोई और आइडिया इस्तेमाल करेंगे। एनी ने इसकी हिम्मत दोबारा से बंधाई, लेकिन इस बार घर का इंतखाब सोच समझ कर करना है। सना ने बिगड़े अंदाज के साथ कहा था। फिर एक सड़क पर इन्हें चंद बहुत खूबसूरत घर पास पास नजर आए। वो इन्हें अच्छी तरह से देखने के लिए 2-3 बार चहलकदमी के अंदाज में इन घरों के सामने से गुजरी और जब चौथी बार वो एक आखिरी नज़र डालने के लिए दोबारा वापस मुड़ी तो कमांडो के लिबास में मलबूस, टेन गन कंधे पर लटकाए 6.5 फीट का एक गेट कीपर उनका मुंतज़िर था। करीब आने पर इसने कहा था, मैं बहुत देर से तुम लोगों को देख रहा हूँ। कभी तुम इधर जाती है, कभी तुम उधर जाती है, कभी तुम गेट के सामने खड़ी हो जाती है। आखिर तुम क्या चाहती है? इसने अपने मखसूस अंदाज में कहा था। सना को भड़कने में बस 1 मिनट लगा। कहीं ना कहीं तो इससे गुस्सा उतारना ही था। इसने बुलंद आवाज़ में इस पठान चौकीदार से कहा, हम इधर डाका डालने आए, घूम फिर कर देख रहे हैं कि किस दीवार से चढ़ना आसान और बेहतर होगा, मगर अब हमने सोचा है कि दीवार के बजाय गेट फलांग कर अंदर जाते हैं। एक तो इससे वक्त बचेगा और आपको तो पता ही है वक्त कितना कीमती होता है, और दूसरा हमारे कपड़े भी ठीक ठाक रहेंगे, सिलवटें ज़रा कम ही पड़ेंगी। सिलवटों वाले कपड़े पहनकर लोग हमें देखेंगे तो कहेंगे कितनी फुअर लड़कियाँ, इनसे कोई काम भी नहीं होता। और आपको तो पता है फुअर लड़कियों को रिश्ते ज़रा मुश्किल से ही मिलते हैं। अब हम ये तय कर रहे थे कि गेट फलांग कर जाएंगे तो फिर आपसे क्या सलूक करेंगे, और सिर्फ आपको बांध कर डाल दें या फिर बेहोश करना बेहतर है। वैसे तो शक्ल से आप पहले ही बेहोश नज़र आ रहे हैं, मगर खैर एहतियात फिर भी लाजिम है। अभी हमने ये तय करना था कि कौन सा सामान कौन लेकर जाएगा। ज्वेलरी कौन अपने बैग में लेकर जाएगा और फ्रिज, टीवी, वीसीआर, डेक कौन अपने बैग में लेकर जाएगा और फर्नीचर कौन अपने बैग में लेकर जाएगा। मगर आपने बीच में दखल अंदाजी करके सारा मामला ही ख़राब कर दिया। अब हमारा मूड ही नहीं रहा डाका डालने का, इसलिए जा रहे हैं। वैसे तो आज का काम कल पर नहीं छोड़ना चाहिए, मगर खैर फिर भी खुदा हाफिज़। वो ये कहकर अपने दोस्तों के साथ वहाँ से चल पड़ी। चौकीदार हक्का बक्का इसे जाता देखता रहा। फिर इसने घर के अंदर घुस कर मजबूती से गेट बंद कर लिया था। तुम भी अजीब शय हो सना। हाँ हूँ फिर, इसने फरजाना की बात पर अकड़ कर कहा। अब बताओ क्या करना है? एनी ने पूछा था। करना क्या है, एक आखिरी बार किसी घर में ट्राई करते हैं, काम बन गया तो ठीक, वरना फिर किसी दूसरे आइडिया पर गौर करना पड़ेगा। शाजिया की बात पर इसने सर हिलाया और फिर चंद मिनटों की तग्गो-दो के बाद उन्होंने एक घर मुंतखब कर ही लिया था। हस्बे मामूल वो और सारा अंदर दाखिल हुई, मगर इस बार दोनों में पिछले जोश व खरोश की कमी थी। इस बार भी इन्हें अंदर कोई नज़र नहीं आया था। अल्लाह मियाँ अब तो हीरो मिलवा दे, अब तो चल चल कर पाँव भी टूटने लगे हैं। सना की दुआ इस बार फ़ौरन कबूलियत पा गई। एक शानदार से गुर्राहट के साथ हीरो की एंट्री हुई। जर्मन नस्ल का एक खूबरो वर्जिशी जिस्म का मालिक कुत्ता एकदम लॉन से बरामद हुआ था। वो दोनों इस वक्त तक पोर्च में पहुंच चुकी थीं। कुत्ते को एकदम अपने सामने देखकर पहले तो इनके समझ में ही नहीं आया कि क्या किया जाए। हाँ, जब कुत्ते ने ज़ोर और शोर से भौंकना शुरू किया तो अचानक इन्हें याद आया कि इस मौका पर इन्हें भागने की हदायत की गई है। वो भागीं और भागते हुए दोनों ने अपने बैग भी वहीं फेंक दिए। इन्हें भागते देखकर कुत्ते की गैरत जाग उठी थी। वो पहले 2 बार ऊपर उछला, फिर आगे, फिर पीछे। जब इसकी बैटरी चार्ज हो गई तो इसने इन दोनों के पीछे भागना शुरू कर दिया।
इतनी इसकी आवाज़ की रफ्तार नहीं थी जितनी इसकी रफ्तार थी। सना और सारा इसके पहुंचने से पहले गेट पार कर गई थी। इनसे वो फाश गलती हो गई जिसे किसी सूरत नहीं होनी चाहिए थी, और जिसे ना करने के लिए इन्हें 3343 बार नसीहत की गई थी। वो गेट बंद करना भूल गई थी। न सिर्फ इसे बंद करना भूली बल्कि भागते उन्होंने इसे चौपट खोल दिया। कुत्ते ने भी बड़ी शान से भागते गेट पार किया था। सड़क पर आगे टहलती उनकी दोस्तों ने कुत्ते के भौंकने पर पीछे मुड़कर देखा था और यकदम इन्हें सूरत हाल की संगीनी का एहसास हो गया था। बेड़ा गर्क इनका ये अपने कौन से चचा को साथ ले आई हैं। फरजाना ने भागने की तैयारी करते हुए कहा, और इससे पहले कि कोई दोस्त कुछ कहती इसने भागना शुरू कर दिया। बाकी दोनों ने भी इसकी पैरवी की। अब मसला ये था कि सारा और सना तो आराम से भाग गई थी क्योंकि उन्होंने पाँव में कोट शूज़ पहने हुए थे, मगर बाकी तीनों दोस्तों ने 1.5 इंच की हील्स पहनी हुई थी और इनसे भागा भी नहीं जा रहा था, और कुत्ता था कि सर पर पहुंच रहा था। फिर अचानक एक मौजज़ा हुआ। जिस घर से कुत्ता बरामद हुआ था वहीं से एक नौजवान भी भागता हुआ बाहर निकला था, और इसने तकरीबन चिल्लाते हुए कुत्ते को पुकारा था, जैक। और जैक साहब इस आवाज़ पर मशीन की तरह घूम गए थे। बड़ी सबक रफ्तारी से भागता हुआ वापस गया तो इस नौजवान की तरफ। वो पांचों रुक गई थी। इस खबीस का कुत्ता है ये, फरजाना ने कहा। हाँ जी, इसी का होगा, वरना इस तरह इसकी तरफ जाता ही क्यों। आओ सारा, ज़रा बैग ले आए और 2-4 इसे भी सुनाएं। सना ने फूली सांस के साथ आस्तीन चढ़ाते हुए कहा था। फिर तेज़ कदमों के साथ वो दोनों इस नौजवान की तरफ चल पड़ी जो कुत्ते को चुमकारते हुए नहीं देख रहा था। ये तुम्हारा कुत्ता है? करीब जाते ही सना ने इसे झिड़क कर पूछा था। यकीनन मेरा ही है। बड़ी भौंकने की आदत डाली है इसे, कोई इंसानों वाली आदत नहीं सिखाई। सना ने अपनी तरफ से अक्लमंदी के सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए मशवरा दिया था, और वो इसके जुमले पर शशतर रह गया। चंद लम्हे खामोश रहने के बाद इसने इन्हें कहा था, आई एम सॉरी के। सना ने इसकी बात दरमियान से ही काट दी। किस बात के लिए? कि कुत्ता हमें काट नहीं सका। देखिए, कुत्ता पीछे भागा ज़रूर था मगर ये कभी आपको काटता नहीं। सना ने नौजवान की तरदीद को यकसर रद्द कर दिया था। क्यों? तुम कैसे कह सकते हो कि काटता नहीं? तुम इसकी नीयत का हाल कैसे जानते हो? इसलिए जानता हूँ कि मेरा कुत्ता है। अगर आप भागते नहीं तो ये कभी आपके पीछे नहीं भागता। काटने की तो बात ही दूर है। जिन्होंने काटना नहीं होता वो पीछे भी नहीं भागते। और तुम जैसे लोग कुत्तों को खुला छोड़कर क्या साबित करना चाहते हो? यही कि बड़ी टार्जन चीज़ हो तुम। वो अब भी अपनी बात पर मुसर थी। देखें, अब आप बदतमीज़ी कर रही हैं। मैंने आपसे एक्सक्यूज़ कर लिया, आपको बता भी दिया कि ये कुत्ता किसी को काटता नहीं। आप फिर भी एक छोटी सी बात को खामखा बढ़ावा दे रही हैं। वह वाकई उकताया हुआ लग रहा था। ये छोटी सी बात है तुम्हारे लिए? ये कुत्ता मुझे काट लेता, 14 इंजेक्शन लगवाने पड़ते मुझे, और अगर ये ना लगवाती तो मेरे दिमाग पर असर हो सकता था, और तुम्हारे नज़दीक ये सब मामूली सी बात है। सना ने इसे दहाड़ कर कहा था, और इसका जवाब सुनकर इसे मज़ीद पतंगे लग गए। कुत्ते के काटे बगैर भी आप मुझे मेंटल केस लग रही हैं। हाँ, इसके काटने से शायद आपको अफाका हो जाता, क्योंकि जहर को जहर ही मारता है, मगर इस सूरत में मुझे अपने कुत्ते को 14 टीके लगवाने पड़ते। वो फौरी तौर पर समझ ही नहीं पाई किसने क्या कहा था, या अगर तुम चंद मिनट बाहर ना आते तो मैंने तो इसे शूट कर देना था। पिस्टल रखती हूँ मैं अपने पास। इसने सफ़ेद झूठ बोला था, मगर बैग तो आप यहाँ छोड़कर भाग गई थी, फिर पिस्टल कहाँ से लेती? मगर मेरा ख्याल है कि शायद आप इसी तरह कुत्ते के आगे भागती पूरी कॉलोनी का चक्कर काट कर दूसरी तरफ से दोबारा मेरे घर आती, फिर अपना बैग उठा पिस्टल निकालती, फिर मेरे कुत्ते पर निशाना लेती और फिर फायर कर देती, और इतनी देर तक मेरा कुत्ता फिल्मी विलन की तरह आपके सामने खड़ा होकर ललकारते हुए आपको फायरिंग का मौका देता। वाकई आपकी प्लानिंग तो फुल प्रूफ है। मेरी वजह से वाकई आपका मंसूबा तो ख़राब ही हो गया, मगर चलें, कोई बात नहीं, आप दोबारा ट्राई कर लें। वो ये कहते हुए अंदर से इनके बैग उठा लाया था। बड़ी संजीदगी से इसने बैग इन्हें थमाते हुए कहा, अब आप पिस्टल निकालें और इस कुत्ते को शूट कर दें। चलो भाई, ठीक से सामने खड़े हो जाओ और मरने की तैयारी कर लो। इसने कुत्ते को इस तरह कहा जैसे इसकी फ़ोटो खिंचवाने के लिए फ़ोटोग्राफ के सामने खड़ा कर रहा हो। वो वाज़ेह तौर पर इसका मजाक उड़ा रहा था। इस बार तो पिस्टल नहीं है, अगली बार ज़रूर लाऊंगी। सना ने दांत पीसते हुए बैग कंधे पर लटका कर कहा, ओ ज़रूर, प्लीज़ आने से पहले फ़ोन ज़रूर कर दीजिएगा ताकि मैं 2-4 और कुत्तों को भी मरने के लिए इकट्ठा कर लूँ। यकीनन अभी सारी गुफ्तगू से लुत्फ़अंदोज़ हो रहा था। तुम्हारे कुत्ते का कोई कसूर नहीं, शूट तो तुम जैसे बदतमीज़ को करना चाहिए। आइडिया अच्छा है, चलिए आप मुझे ही शूट कर लीजिएगा। वैसे मुझे एतराफ़ करना चाहिए,
آپ واقعی ایک ذہین خاتون ہیں، برائی کی جڑ کو جلدی ختم آپ نے ہی کرنا ہے، اور ایسی جڑ کو آپ نے دریافت بھی کر لیا۔ بلا کا حاضر جواب تھا۔ دفع کرو ثنا، چلو خواہ وقت برباد کرنے کا کیا فائدہ ایسے لوگوں پر، ان پہ کسی بات کا اثر نہیں ہوتا۔ سارا نے اس کا بازو کھینچتے ہوئے کہا تھا، بھائی آپ تو بلا کی نظر شناس اور حقیقت پسند واقع ہوئی ہیں، بہت ترقی کریں گے آپ زندگی میں۔ اس بار وہ سارا سے مخاطب ہوا۔ خون کا گھونٹ پیتے ہوئے دونوں اپنی دوستوں کی طرف چل پڑی تھیں۔ دوبارہ ضرور آئیے گا، میں اور میرا کتا انتظار کریں گے آپ کا، اور پسٹل ضرور لائیے گا۔ انہیں اپنے پیچھے اس کی بلند آواز سنائی دی۔ وہ بھی بغیر مڑے پیچھے دیکھے دوستوں کے پاس پہنچ گئیں، جو غصہ میں بھری ہوئی ان دونوں کے منتظر تھیں۔ کتنی ہدایات دی تھی تم دونوں کو، کہاں گئیں وہ؟ اپنے ساتھ ساتھ تم نے ہمیں بھی نقصان پہنچانے کی کوشش کی ہے۔ اگر گیٹ بند کرنا بھول ہی گئی تھی تو کم از کم ہماری طرف بھاگ کر آنے کی کوشش تو نہ کرتی، مگر تم لوگوں نے سوچا کہ ہم تو ڈوبیں گے صنم، تم کو بھی لے ڈوبیں گے۔ ان لوگوں کی جلی کٹی سنتی دونوں خاموشی سے ان کے ساتھ چلتی رہیں۔ پھر اب کیا کرنا ہے؟ تیسرے دن وہ ایک بار پھر سے کالج میں اپنی دوستوں سے پوچھ رہی تھی، لو میرج کا بھوت ابھی بھی تمہارے سر سے نہیں اترا؟ ثنا، شرم کرو، بلکہ خدا کا خوف کرو۔ سارا نے اسے پھٹکارا تھا۔ تم واز نہ کرو اور مشورہ دو۔ ثنا نے اسے ٹکا سا جواب دیا تھا، تم اپنے محلے ہمسایوں میں رومانس کرنے کی کوشش کیوں نہیں کرتی؟ ایک رائٹر کی ہیروئن ہمیشہ ہمسایوں میں رومانس کرتی ہے، اور یہ ہمیشہ کامیاب بھی رہتا ہے۔ ویسے بھی اس میں پہلے آئیڈیا کی طرح کا کوئی خطرہ نہیں ہے۔ اینی نے اس کے افسانوں سے لیے گئے آئیڈیاز کی کاپی کو چھان پھٹک کر دیکھتے ہوئے کہا، لو، محلے میں رومانس کرنے میں تو سب سے زیادہ خطرہ ہے۔ ایک تو ہمارے محلے میں کوئی ڈھنگ کا لڑکا ہی نہیں، اور جو دو چار ہیں کم بخت میرے ابا کی میری اتنی عزت کرتے ہیں کہ نظر اٹھا کر نہیں دیکھتے مجھے۔ اللہ کسی کو اتنی عزت بھی نہ دے۔ ثنا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ اس کی دوستوں نے اس کے دکھ کو دل سے محسوس کیا۔ کوئی کزن بھی نہیں ہے تیرا؟ فرزانہ نے اس سے پوچھا۔ جو دو چار ہیں ان سب کی شادی ہو چکی ہے، اور وہ جس قسم کے ہیں اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ان کی شادی ہو چکی ہے۔ یعنی یہ بھی نہیں ہو سکتا، فرزانہ نے فکر مندانہ انداز میں کاپی کھنگالتے ہوئے کہا تھا۔ کوئی بچھڑے ہوئے تایا چچا نہیں ہے تمہارے جنہوں نے اپنی مرضی سے شادی کر کے گھر چھوڑ دیا؟ ہو سکتا ہے ان کا کوئی بیٹا کام آ جائے ہمارے۔ ایک اور رائٹر کے افسانوں میں ایسا ہی ہوتا ہے۔ فرزانہ نے پھر سر اٹھایا تھا۔ ہمارے تایا چچا اتنے عقل مند کہاں تھے؟ سارا نے ثنا کی بات پر اچانک سر اٹھایا تھا۔ تم لوگوں میں سے کسی نے یہ نہیں کہا کہ چلو ہمارے اتنے ڈھیروں کے حساب سے بھائی اور کزن ہیں، ان میں سے کسی کے ساتھ تمہاری لو میرج کروا دیتے ہیں؟ ثنا کی بات پر چاروں ایک دم محتاط ہو گئیں۔ بھائی میرے بھائیوں نے تو صاف کہا ہے کہ لو میرج نہیں کرنی، جب بھی کریں گے ارینج ہی کریں گے، اور اگر تم چاہتی ہو کہ میں کوشش کرتی ہوں۔ میرے بھائیوں کی تو بات طے ہو چکی ہے، تم جانتی ہو۔ اس بار اینی بولی، لو میرج کے حق میں تو میرے بھائی بھی نہیں ہیں، شادی تو وہ بھی ہماری مرضی سے ہی کریں گے۔ اور بھائی میرا بھائی تو سرے سے شادی کے حق میں ہی نہیں، لو میرج تو دور کی بات ہے۔ اس کا خیال ہے کہ پیدا ہو کر وہ ایک حماقت کر چکا ہے، اب شادی کر کے دوسرے حماقت نہیں کرے گا۔ سارا نے اپنے فلاسفی کے اسٹوڈنٹ بھائی کی فلاسفی بیان کی تھی۔ کس قسم کی تربیت کی ہے تم لوگوں نے اپنے بھائیوں کی؟ کیا اچار ڈالو گی تم جو تمہاری دوست کے کام بھی نہیں آ سکتے؟ یاد رکھو، دوستی ہر خونی رشتے سے بڑی ہوتی ہے، اور وہ قومیں مٹ جاتی ہیں جہاں دوستی نبھانا بھول جاتے ہیں۔ ثنا نے اپنے زمانے کی مقبول اداکارہ کے انداز میں اپنے پورے جذبات ڈائیلاگز کے ذریعے ان تک پہنچانے کی ناکام کوشش کی۔ پھر اب تم بتاؤ ہم کیا کریں؟ اگر اللہ نے ہمیں اس قدر باحیا اور با کردار بھائی دے دیے، انہیں کہیں کہ ہماری ایک دوست لو میرج کرنا چاہ رہی ہے، تم قربانی کے بکرے بن جاؤ اور اس دنیا کو تباہ ہونے سے بچا لو۔ سارا نے بھرپور جمائی لے کر کہا تھا، تو کیا حرج ہے یہ بات کہنے میں؟ یہ فون والا آئیڈیا ہے اور آسان بھی، اسے ٹرائی کیوں نہیں کرتی؟ ڈائجسٹ کے رائٹرز کے اکثر رومانس ایسے ہی ہوتے ہیں۔ اس بار کاپی شازیہ کے ہاتھ میں تھی اور وہی بول رہی تھی، مگر اس میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ پتہ نہیں چلتا کہ سامنے والے کی شکل و صورت کیسی ہے اور وہ ہے کون۔ مگر رومانس تو پھر بھی ہو سکتا ہے، اور باقی باتیں تو بات کی ہیں۔ بندہ اچھا ملے گا، یہ برائی تو قسمت پر ہوتا ہے۔ اس کی یہ تجویز ثنا کو پسند آئی تھی۔ اب اسی بات کو ٹرائی کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ اگلے دن اس نے شام سے نمبر گھمانے شروع کیے۔ پہلا نمبر ملنے پر کسی لڑکی نے فون اٹھایا، دوسرا ملایا، اب کی بار کسی اور نے فون اٹھایا۔ اس نے نمبر دہرایا، یہی نمبر ہے، آپ کون ہیں؟ میں ثنا ہوں۔ کون ثنا؟ اور آپ کو کس سے بات کرنی ہے؟ آپ شادی شدہ ہیں؟ وہ آدمی ثنا کے اس سوال پر چند لمحوں کے لیے خاموش ہو گیا۔ جی شادی شدہ ہوں۔ آپ کون ہیں اور کیوں پوچھ رہی ہیں؟ آپ اگر شادی شدہ ہیں تو بہت ہی بدقسمت آدمی ہیں کہ ایک گوہر نایاب آپ کے ہاتھ آتے آتے ہی رہ گیا۔
और आपने मेरा वक्त और पैसे भी बहुत ज़ाया करवाए। आइंदा फ़ोन सुनते ही हेलो के बाद पहला जुमला यही कहा करें कि मैं शादीशुदा हूँ, ताकि लोगों का वक्त ज़ाया ना हो। ये कौम पहले ही बहुत वक्त ज़ाया करती है और हमारे पास तरक्की करने का वाहिद तरीका ये है कि हम वक्त की कदर, इसकी बात मुकम्मल होने से पहले ही दूसरी तरफ से रिसीवर रख दिया गया। तीसरी बार फ़ोन किसी लड़के ने उठाया। हेलो, मैं सना हूँ। इसने लड़के की तरफ से हेलो सुनते ही अपना तारुफ करवाया। ओ सना, ये तुम हो? तुम्हारी आवाज़ को क्या हुआ? वो यकीनन इसे कोई और सना समझा था। सना की समझ में नहीं आया वो क्या कहे। तुम्हें भी शायद फ्लो हो गया मेरी तरह। इस लड़के ने खुद ही इसकी मुश्किल आसान कर दी, मगर सना फिर भी चुप ही रही। यार कोई बात करो ना, आखिर इतनी चुप क्यों हो? अल्लाह खैर करे सना। क्या बात करूं? सना ने कहा, ये तुम ही हो ना जो मुझसे पूछ रही हो कि क्या बात करूं? मंगनी के बाद से लेकर अब तक तो तुमने मुझसे कभी इस बारे में राय नहीं ली, फिर एकदम ये इनकलाब कैसे आ गया? सना ने इसका आखिरी जुमला सुनकर खटाक से फ़ोन बंद कर दिया। फिर उस रात इसने कमो बेश 100 के करीब कॉलें की। इसका मसला हल नहीं हुआ। बाज़ जगह पर लड़कियों ने फ़ोन उठाया, बाज़ जगहों पर शादीशुदा मर्दों ने, जिनमें से कई एक ने दोस्ती की ख्वाहिश का इजहार करा। फिर एक जगह पर बहुत खूबसूरत आवाज़ सुनने पर इसने जब यकदम अपनी मोहब्बत का इजहार किया तो दूसरी जानिब से बात करने वाले ने बड़ी पदराना शफकत से झड़कते हुए कहा था, बेटी मैं तुम्हारे बाप की उम्र का हूँ और मेरी तो अपनी तुम्हारी जितनी 2 बेटियाँ हैं। ये जो फ़ोन होता है ना, साइंसदानों ने इसे इन मकासद के लिए नहीं बनाया जिनके लिए तुम इस्तेमाल कर रही हो। इसने फ़ौरन फ़ोन बंद कर दिया। चंद जगहों पर फ़ोन करने पर इसकी गुफ्तगू बहुत अच्छे किस्म के लड़कों से हुई और उनकी बात का अंदाज ही इसे पसंद नहीं आया। अगले दिन कॉलेज में अपनी दोस्तों से कह रही थी, भाई ये फ़ोन पे रोमांस मैं नहीं कर सकती। एक तो ये बहुत सब्र आज़मा काम है, दूसरा बहुत महंगा काम है। आजकल तो फ़ोन का बिल वैसे ही बहुत ज़्यादा आता है, इसलिए तुम लोग मुझे कोई और आइडिया दो। एक बार फिर से सब सर जोड़ कर एक नए आइडिया की तलाश में लग गई। उस शाम को वो अपने भाइयों को तालीम के फ़वाइद और उस्ताद की इज़्ज़त एहतराम पर एक लंबा चौड़ा लेक्चर देकर इन्हें पढ़ाने बैठी थी, जब अचानक साथ वाले कमरे में फ़ोन की घंटी बजी। तुम लोग यहाँ से हिलना मत, मैं 1 मिनट में आती हूँ। हेलो, आप सना हैं? फ़ोन का रिसीवर उठाते ही किसी मर्द की आवाज़ से सुनाई दी थी। जी मैं सना हूँ, आप कौन हैं? इसने थोड़ी हैरानगी के साथ पूछा था। कैसी हैं आप? वैसे तो मेरा ख्याल है अच्छी होंगी, आप जैसे लोग बुरे कहाँ हो सकते हैं। इस आदमी ने इसका सवाल नज़रअंदाज करते हुए चहक कर कहा था। सना को यकदम ऐसा लगा जैसे इसने ये आवाज़ कहीं सुनी थी। बहुत शुस्ता लहजा और बहुत खूबसूरत आवाज़। इसने याद करने की कोशिश की कि यह आवाज़ इसने कहाँ सुनी थी, मगर इसे याद नहीं आया। क्यों भाई इतनी चुप क्यों हो गई हैं? आप तो बात करें ना। आप हैं कौन? मुझे अपना दोस्त ही समझें, और दोस्तों के तारुफ की इतनी ज़रूरत नहीं होती। आप मुझे कैसे जानते हैं? भैया आपको कौन नहीं जानता? आधा लाहौर तो आपके मद्दाहों में से है। इस बार वो इसकी बात पर खिलखिलाकर हंसी थी। अच्छा, मुझे तो पता ही नहीं था कि आधा लाहौर मेरे मद्दाहों में शामिल है। मैं तो समझती थी कि पूरा लाहौर मेरे मद्दाहों में शामिल है। चलें जी, कोई बात नहीं, किसी दिन पूरा भी आपके मद्दाहों में शामिल हो ही जाएगा। वैसे आपका नाम क्या है जो आप रख लें? अभी तक नाम के बगैर थे। अभी तक तो बहुत सी चीज़ों के बगैर फिर रहा था। आप मुझे तो बेवकूफ़ लगते हैं। लगते क्या हैं भाई, अल्लाह के फजल से बेवकूफ़ हैं। और ये भी आप जैसी हसीनाओं की करम फरमाई है। वो भी जवाब देने में चूक नहीं रहा था। वैसे आपने बताया नहीं, आप मुझे कैसे जानते हैं? देखें, बार बार ये सवाल करके अपना मर्तबा कम ना करें। वो किसी सूरत भी ना तो अपने बारे में कुछ बताने पर तैयार था, ना ही ये बताने पर कि वो सना को कैसे जानता है। इसके बावजूद सना को इससे बातें करने में मज़ा आ रहा था। इसे अचानक लगने लगा अब इसकी लव मैरिज हो ही जाएगी। 1.5 घंटा तक इससे बातों में मसरूफ़ रहने के बाद वो जब वापस अपने भाइयों के कमरे में आई तो वह हस्बे तवक्को गायब थे। इसे बेतहाशा गुस्सा आया। ये कौम तरक्की कैसे कर सकती है जिसके बच्चे काम चोर हों और वक्त की कदर ना करें। वो बुड़बुड़ाई थी, फिर वो खाना खाने के लिए किचन की तरफ चल पड़ी। आज इसका मूड इतना अच्छा था, अपने भाइयों को फेंटी लगाकर इसे ख़राब करना नहीं चाहती थी, इसलिए ज़रूरी काम इसने कल पे उठा रखा। अगले दिन इसने कॉलेज जाती अपने फ्रेंड्स को यह सारा अहवाल सुनाया था। पहले तो इन्हें यकीन ही नहीं आया। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि आजकल के ज़माने में इस कदर बेवकूफ़ लोग भी पाए जाते हैं। सारा ने इस लड़के पर अफसोस का इजहार करते हुए कहा, भाई ये तो ऐसे ही है कि आप बैल मुझे मार, और बकौल तुम्हारे वो आवाज़ बहुत शाइस्ता और सुलझाव लगता है, फिर भी वो तुम पर फिदा है। कैसी शाइस्तगी है भाई। फरजाना ने जैसे दुहाई दी थी। वैसे तुम्हें एक्सचेंज से चेक करवा लेना था कि कहीं ये फ़ोन नंबर पागल खाने का तो नहीं है।
آج کل وہاں کے باسیوں کو بھی رومانس کا کافی شوق ہوا تھا۔ شازیہ نے ساری گفتگو پر غور و خوض کرنے کے بعد جیسے اپنی رائے کا اظہار کیا تھا، ثنا کو بے تحاشا غصہ آیا۔ تم نے اپنے منگیتر کا چیک اپ کیوں نہیں کروایا جب تمہاری منگنی ہوئی تھی؟ بھائی چیک اپ کروانے کی ضرورت ہی پیش نہیں آئی، سب جانتے تھے کہ وہ پاگل ہے اور مجھ سے منگنے کی خواہش نے اس کی تصدیق بھی کر دی، پھر خواہ چیک اپ پر روپے برباد کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ شازیہ نے بڑے اطمینان سے فرمایا تھا۔ برا مت منانا یار، ہم تو مذاق کر رہے تھے، ورنہ ہم سے زیادہ خوش کون ہو سکتا ہے؟ آخر بیکار کے آئیڈیا دینے سے جان تو چھوٹی، ہمارے لیے تو وہ بہت ہی عظیم انسان ہے۔ ایسے انسان روز روز کہاں پیدا ہوتے ہیں؟ کیوں بھائی؟ سارا نے باقیوں سے رائے لی تھی اور سب نے زور و شور سے گردن ہلا کر اپنی رائے کا اظہار کر دیا۔ اب تم کوشش یہ کرنا کہ یہ الو ہاتھ سے نکلے نہیں، فرزانہ نے اپنے قیمتی مشورے سے نوازا۔ اگلے کئی ہفتے تک اس کے ٹیلی فون والا رومانس زور و شور سے چلتا رہا۔ فون ہمیشہ وہی کرتا اور ثنا کے اصرار کے باوجود اس نے کبھی اسے اپنا فون نمبر نہیں دیا۔ آخر تم مجھے اپنا فون نمبر کیوں نہیں دیتے؟ ایک دن ثنا نے جھنجلا کر اسے کہا تھا۔ بھائی تم نے فون نمبر لے کر کرنا کیا ہے؟ میں فون کرتا ہوں یہ کافی ہے، پھر دیکھو میں نے تمہیں فالتو بل سے بھی بچایا ہوا ہے۔ اس کے پاس بہانوں کا انبار تھا۔ یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہا اور جب ثنا کو یقین ہو گیا کہ اب کسی بھی وقت وہ اسے پروپوز کر سکتا ہے تو اچانک اس کا فون آنا بند ہو گیا۔ ثنا کا تو حال برا ہو گیا، کتنے دن وہ روز شام سے رات گئے تک فون کے پاس بیٹھی رہی، فون کو نہ آنا تھا نہ آیا۔ میں نے تو تمہیں پہلے ہی سمجھایا تھا کہ اس کو ہاتھ سے نکلنے نہ دینا، فرزانہ نے اس دن کالج میں اس کی رام کہانی سننے کے بعد کہا۔ مگر آپ یہ بھول گئی تھی کہ ایک خاصا عقل مند پرندہ ہے وہ، اس لحاظ سے تو یہ بندہ واقعی الو ہی نکلا ہے۔ بھائی بزرگ کہتے ہیں کہ جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے، قسمت اچھی تھی اس بندے کی، بر وقت عقل آ گئی اسے۔ شازیہ نے ایک لمبی سانس بھر کر کہا۔ ثنا نے دانت پیستے ہوئے کہا، کسی نے صحیح کہا ہے، دوست مارا آستین ہوتے ہیں۔ کسی نے نہیں، جہاں تک میری معلومات کا تعلق ہے تو یہ تمہارا اپنا ہی ارشاد ہے۔ چلو بھائی تم غم نہ کرو، دنیا بھی بے وقوفوں سے خالی نہیں ہوئی، ایک ڈھونڈو ہزار ملتے ہیں، تم اپنی کوشش جاری رکھو، کوئی ایک تو تمہاری قسمت میں بھی ہوگا ہی۔ پھر تم صبح پہنچ رہی ہو؟ فرزانہ نے اس سے پوچھا۔ ہاں بھائی، اب کتنی دفعہ تمہیں یقین دلاؤں کہ میں واقعی صبح آ رہی ہوں؟ بس ٹھیک ہے، باقی کام میرے ذمے۔ فرزانہ نے ثنا کو یقین دہانی کروائی تھی۔ پھر اگلی صبح وہ 9 بجے کے قریب فرزانہ کے گھر پہنچ گئی۔ دیکھو آج سب اس مہم کا سب سے اہم مرحلہ طے کرنا ہے، اسی لیے بہت محتاط رہنا۔ گھر سے نکلتے ہوئے فرزانہ نے اس سے کہا تھا۔ پھر اسی موضوع پر باتیں کرتے ہوئے وہ زہرہ خالہ کے گھر پہنچ گئیں، جو فرزانہ کے گھر سے تھوڑے ہی فاصلے پر تھا۔ اوہو، ثنا بیٹی آئی ہے، اچھا کیا فرزانہ تم اسے لے آئیں۔ زہرہ خالہ نے اسے دیکھتے اپنی خوشی کا اظہار کیا تھا۔ ناشتہ کرو گی تم؟ نیکی اور پوچھ ہمیں تو دنیا میں پیدا ہی اسی کام کے لیے کیا گیا ہے۔ زہرہ خالہ فرزانہ کی بات پر مسکرائی تھیں۔ پھر بیٹھو میں بناتی ہوں ناشتہ، اٹھتے ہوئے بولیں۔ ارے آپ نے بھی ناشتہ بھی نہیں بنایا؟ نہیں بھائی، تمہیں پتہ ہے چھٹی کا دن ہے اور فاروق تو 10 بجے کے قریب ہی سو کر اٹھتا ہے، اور میں ناشتہ کرتی بھی نہیں ہوں، اتنی صبح ناشتہ بنا کر رکھنے کا کیا فائدہ؟ اب فاروق اٹھنے ہی والا ہے، اس لیے میں اب ناشتہ بناؤں گی۔ فرزانہ نے ان کی بات سن کر کہا تھا۔ ارے تو بس پھر ٹھیک ہے، آج ناشتہ آپ نہیں بنائیں گی، ثنا بنائے گی، آپ کو بھی تو پتہ چلے کہ اس کے ہاتھ میں کتنا ذائقہ ہے۔ ثنا فرزانہ کی بات پر ہولے سے مسکرائی تھی۔ ارے نہیں بیٹا، مہمانوں سے کوئی اس طرح کام لیتا ہے کہ پکاؤ اور کھا لو، تم بیٹھو، میں خود ناشتہ بناتی ہوں۔ فرزانہ کی پیشکش سرے سے رد کر دی۔ آپ ہمیں مہمان کیوں سمجھتی ہیں؟ کیا ہم آپ کی بیٹیاں نہیں؟ کہتی تو آپ ہمیں بیٹی ہیں، مگر بات پھر وہ غیروں والی کرتی ہیں۔ پھر فرزانہ ان کے نہ کرنے کے باوجود ثنا کے ساتھ کچن میں چلی آئی تھی۔ اسے کہتے ہیں کہ چپڑی، اور وہ بھی دو، ایسا موقع تمہیں زندگی میں دوبارہ کبھی نہیں ملے گا۔ مجھے پتہ ہے تمہیں کچھ بنانا نہیں آتا، مگر فکر نہ کرو، چیزیں میں تیار کروں گی، پیش تم کرنا اپنے ٹریڈ مارک کے ساتھ، فرزانہ نے آستینیں چڑھاتے ہوئے کہا تھا۔ زہرہ خالہ فرزانہ کی امی کی کزن تھی، ان کا ایک ہی بیٹا تھا فاروق، بہت اکھڑ قسم کا، مگر نہ صرف شکل اچھی تھی اس کی بلکہ روپیہ بھی بہت تھا۔ فرزانہ کو ثنا کے مسائل کا حل یہی نظر آیا کہ وہ ثنا اور فاروق کا رومانس کروائے۔ اس بار آئیڈیا ایک دوسری رائٹر کے افسانے سے لیا گیا تھا۔ ثنا کو کھانے کے سوا اور کچھ تو آتا جاتا نہیں تھا، مگر فرزانہ نے زہرہ خالہ کے سامنے اس کے سلیقے کے بارے میں زمین آسمان کے کلابے ملا دیے۔ پھر ایک شام وہ اسے ان سے ملانے بھی لے گئی۔ زہرہ خالہ کو نہ صرف اس کی شکل و صورت پسند آئی بلکہ طور اطوار بھی، جن کے بارے میں فرزانہ نے اسے خاص اور سخت تاکیدیں کی تھیں۔ زہرہ خالہ کو یہ شرماتی، جھجکتی، نظریں جھکائے رکھنے والی، شرمیلی، ہنسنے اور آہستہ آواز میں بولنے والی لڑکی بہت ہی اچھی لگی۔
پھر وہ فرزانہ کے ساتھ اکثر ان کے گھر جانے لگی۔ ایک دو بار اس کا سامنا فاروق سے ہوا، مگر وہ اس پر ایک نظر ڈالے بغیر چلا جاتا تھا۔ جب زہرہ خالہ اس کے سلیقے کی اچھی طرح قائل ہو گئیں، فرزانہ اپنی بنائی ہوئی ہر چیز کا نمونہ ثنا کے نام کے ٹیگ کے ساتھ انہیں پیش کرتی، تو ایک دن اسی رائٹر کے افسانے کے دوسرے مرحلے پر کام شروع ہوا۔ دیکھو، یہ بندہ بھی افسانے کے ہیرو کی طرح اپنے کمرے میں بہت کاٹ کباڑ رکھتا ہے، اور اس کی اماں کی تو جرت ہی نہیں ہوتی کہ وہ اس کے کمرے کی کسی چیز کو ہاتھ بھی لگا لیں، بالکل تمہاری پسندیدہ رائٹر کی طرح۔ اب تمہیں یہ کرنا ہے کہ اس کا کمرہ صاف کرنا ہے۔ ایسے اچھے طریقے سے کوئی جمع دار بھی کیا کرتا ہوگا؟ یہ صفائی والا نسخہ بڑا ہی آزمودہ ہے۔ اس رائٹر کے علاوہ کئی رائٹرز اسے استعمال کر چکی ہیں۔ بھئی، یہ امکان ہے کہ ہیرو اور ہیروئن میں لو میرج ہو جائے گی۔ میں جانتی ہوں کہ تم نے کبھی اپنے کمرے کی صفائی بھی نہیں کی، اور اگر فاروق تمہارا گندگی سے بھرپور کمرہ دیکھ لے تو اسے ویسے بھی تم سے عشق ہو جائے گا، مگر چونکہ ابھی تک کسی افسانہ نگار نے ایسی کوئی لو سٹوری نہیں لکھی جس میں ہیرو اور ہیروئن ایک دوسرے کے گندے کمرے دیکھ کر آپس میں محبت میں گرفتار ہوئے ہوں، اسی لیے ہمیں بھی یہ رسک نہیں لینا چاہیے اور وہی آئیڈیا استعمال کرنا چاہیے جو ہماری رائٹرز کرتی ہیں۔ اب تم یہ ذہن میں رکھنا کہ اس کمرے کی صفائی تمہیں پوری جی جان سے ایمان کا آدھا نہیں پورا حصہ سمجھ کر کرنی ہے۔ ایک دن پہلے سے فرزانہ نے فون پر ہدایات دی تھی، اور آج جب وہ وہاں پہنچی تھی تو انہیں ناشتہ بنانے کا موقع بھی مل گیا تھا۔ فرزانہ نے اپنی کوکنگ کی ساری صلاحیتیں آزما ڈالی۔ بہت زبردست قسم کا ناشتہ اس نے صرف 1 گھنٹے میں بنا ڈالا۔ بھائی زہرہ خالہ، یہ ثنا تو بہت ہی ماہر ہے، میں تو اسے ناشتہ تیار کرتے دیکھ کر حیران ہی رہ گئی۔ کیا پھرتی ہے بھائی، کیا سلیقہ ہے، کم از کم یہ بات مجھ میں تو نہیں ہے۔ ناشتہ تیار کرنے کے بعد فرزانہ نے کچن سے نکل کر لاؤنج میں آ کر کہا تھا، وہ بچی تو شکل سے ہی بہت سگھڑ اور سلیقہ مند لگتی ہے۔ ابھی وہ دونوں اس کی مدح سرائی میں مصروف تھیں کہ اس نے لاؤنج میں ڈائننگ ٹیبل پر ناشتہ لگانا شروع کر دیا۔ فرزانہ، تم بھی مدد کرو نا اس کی، زہرہ خالہ نے فرزانہ کو ہدایت کی۔ خالہ کر لے گی، آپ کو تو پتہ ہی ہے میرا دل نہیں لگتا یہ اٹھا اٹھا کر چیزیں لانے اور سجانے میں۔ فرزانہ نے دانستہ طور پر سستی کا مظاہرہ کیا۔ رہنے دے خالہ، میں کر لیتی ہوں، یہ تو بہت معمولی سا کام ہے، ثنا نے دھیمے لہجے میں نظریں جھکاتے ہوئے کہا تھا۔ کیا غضب کی اداکاری کر رہی ہے چڑیل، فرزانہ نے دل میں داد دی تھی۔ زہرہ خالہ اور متاثر ہوئی تھیں۔ فاروق بھائی اٹھ گئے تو انہیں بھی ناشتے پر بلا لیتے ہیں، فرزانہ نے کہا تھا۔ اٹھ تو گیا ہے، یہ میوزک کی آواز نہیں آ رہی تم کو؟ مگر یہاں ناشتہ کہاں کرے گا تم لوگوں کے ہوتے ہوئے؟ مگر میں بلا کر لاتی ہوں۔ فرزانہ زہرہ خالہ کے مزید کچھ کہنے سے پہلے فاروق کے کمرے کی طرف چل پڑی۔ وہ ابھی آئے ہیں، فرزانہ کچھ دیر بعد دوبارہ لاؤنج میں نمودار ہوئی تھی۔ اچھا، اگر وہ آ ہی رہا ہے تو پھر کچھ دیر انتظار کر لیتے ہیں، کیوں ثنا؟ زہرہ خالہ نے ثنا سے پوچھا۔ ٹھیک ہے خالہ، جیسے آپ کہیں۔ ثنا نے اپنی ایکٹنگ جاری رکھی تھی، اور پھر چند لمحوں کے بعد سفید شلوار قمیض میں ملبوس آفٹر شیو لوشن سے مہکتا ہوا فاروق لاؤنج میں داخل ہوا۔ ثنا کو دیکھ کر وہ یک دم ٹھٹک گیا، پھر اس نے سینٹر ٹیبل پر اپنا بریف کیس رکھا اور خاموشی سے ناشتے کی میز پر براجمان ہو گیا۔ آؤ بیٹا، تم دونوں بھی آ جاؤ، زہرہ خالہ ان دونوں کو دعوت دیتی ہوئے خود بھی ایک کرسی کھینچ کر بیٹھ گئیں۔ ان کی بات پر فاروق کے چائے کا کپ کھینچتے ہوئے ہاتھ ٹھٹک گئے تھے۔ اب اس نے ڈائننگ ٹیبل کو غور سے دیکھا، اور اتنے زیادہ برتنوں کا مقصد اس کے دماغ میں واضح ہوا تھا۔ اس نے ان دونوں کو ڈائننگ ٹیبل پر قریب آ کر کرسی کھینچ کر بیٹھتے دیکھا، پھر اس نے چائے کے کپ میں چائے انڈیلنا شروع کی۔ زہرہ خالہ نے باری باری مختلف چیزیں اٹھا کر اس کے سامنے رکھنا شروع کر دیں۔ آج ناشتہ ثنا نے تیار کیا، کیا لذت ہے اس کے ہاتھ میں، یہ شاہی ٹکڑے کھا کر دیکھو۔ انہوں نے تعریفی پروگرام شروع کیا تھا۔ اس نے ایک نظر اٹھا کر ثنا کو دیکھا، پھر اپنے سامنے موجود شاہی ٹکڑوں کو، پھر اس نے چائے کے کپ سے آخری 2 گھونٹ لیے اور ٹیبل سے اٹھ گیا۔ فاروق، تم نے ناشتہ کیوں نہیں کیا، اتنی جلدی اٹھ گئے؟ زہرہ خالہ نے اسے روکنے کی کوشش کی تھی۔ نہیں، بس مجھے چائے ہی پینی تھی، مجھے کہیں جانا ہے آج، اس نے بریف کیس اٹھاتے ہوئے کہا، اور وہ مزید کچھ کہے بغیر لاؤنج سے نکل گیا۔ ثنا نے مایوسی سے فرزانہ کو دیکھا، جس نے آنکھوں ہی آنکھوں میں سے تسلی دی تھی۔ خالہ، یہ فاروق بھائی کا کمرہ تو بہت ہی گندا ہے۔ ہاں بیٹا، میں کیا کروں، وہ تو کسی چیز کو ہاتھ ہی نہیں لگانے دیتا، کئی ہفتوں کے بعد ملازم سے صفائی کرواتا ہے، وہ بھی خود سر پر کھڑا ہو کر۔ آپ فکر ہی نہ کریں خالہ، آج ہم دونوں مل کر ان کا کمرہ صاف کر دیں گے، اور ایسا صاف کریں گے کہ وہ خوش ہو جائیں گے۔ فرزانہ نے خالہ کو یقین دلایا۔ خالہ پریشان ہو گئیں۔ نہیں بیٹا، وہ پسند نہیں کرتا کہ کوئی اس کی اجازت کے بغیر کمرے میں جائے۔ خالہ، کچھ نہیں ہوگا، آپ تو فکر ہی نہ کریں، صفائی کسے ناپسند ہوتی ہے، اور فاروق بھائی کو بھی نہیں ہوگی۔ خالہ فرزانہ کو مزید نہیں روک سکیں۔ ثنا نے فاروق کے کمرے میں داخل ہوتے ہی چیخ ماری تھی،
इतना गंदा फरजाना, इतना गंदा कमरा, मैं तो मर जाऊंगी साफ़ करते करते। मगर साफ़ तो करना है तुम्हें। ये सब लव मैरिज कराना चाहती हो नहीं? वैसे अफसाने की हीरोइन कभी ये बात नहीं कहती जो तुम कह रही हो। तुम कहाँ जा रही हो? तुम मदद नहीं करोगी मेरी? हीरोइन हमेशा सारी सफाई खुद करती है। फरजाना दरवाज़ा बंद करके चली गई। इसने बेचारगी से कमरे में चारों तरफ नज़र दौड़ाई। कमरे में हर तरफ कारपेट पर कुछ ना कुछ पड़ा था। कहीं कैसेट्स का ढेर, रैक्स के अलावा हर जगह था। कहीं अखबार, मैगज़ीन अपना जलवा दिखा रहे थे, और जो इनसे बच गई थी वो फाइलों, कागजात के और धूल और मिट्टी की एक दबीस तह हर चीज़ पर थी। और इसे हैरत थी कि अगर ये चीज़ें इस्तेमाल होती हैं तो फिर इन पे मिट्टी कैसे मौजूद है? कैसे कैसे गंदे लोग मौजूद हैं इस दुनिया में? इसने दिल में सोचा था, फिर काम पर जुट गई। 2 घंटे बाद वो कमरे से निकलकर लाउंज में आई थी। फरजाना ज़ोहरा खाला के पास बैठी गप्पे हाँक रही थी। हो गई सफाई? इसे देखती उसने पूछा था। ज़ोहरा खाला बहुत शर्मिंदा थी। तुमने खामखा इतनी तकलीफ़ की, इसका कमरा तो फिर गंदा हो जाना है। ज़रा एक नज़र मैं भी कमरे को देख ही लेती हूँ। फरजाना पता नहीं क्यों मशकूक थी, मगर कमरे का दरवाज़ा खोलते ही एक आवाज़ तहसीन इसके हलक से बरामद हुई। भाई तुमने तो कमाल ही कर दिया, ये तो कुछ देर पहले वाला कमरा लग ही नहीं रहा। पक्की बात है सना, इस बार तुम्हारा काम हो जाना है। वो तुम्हारे सलीके का कायल हो ही जाएगा। और इस बार वाकई उनकी दुआएं और मेहनत रंग लाई थी। 1 हफ्ते के बाद फ़ारूक की मंगनी फरजाना से हो गई थी। देखा, मैं सही कहती थी ना कि ये दोस्त वाकई माँ रास्तीन होते हैं। अब देखो इसे कितनी घुन्नी निकली है, कितनी मीसनी बनकर बैठी है। ज़रा ख्याल नहीं आया इसे मेरे हक पर डाका डालते हुए। ये जो मेरी लव मैरिज नहीं हो पा रही ना, इसमें तुम लोगों का ही हाथ है। तुम लोग मेरे हर मंसूबे को नाकाम बना देते हो। तुम लोग चाहते ही नहीं कि मेरी भी कोई ख्वाहिश पूरी हो। सना 1 घंटे से दुहाइयाँ दे रही थी और फरजाना शर्मिंदा सी सामने बैठी अपने हाथ में पहनी अंगूठी को घुमा रही थी। अरे क्या नहीं किया इस बार मैंने, कौन से पापड़ नहीं बेले। जी तोड़ मेहनत करके इसका कमरा मैंने साफ़ किया। 1 माह तक उनके घर जा जाकर ड्रामा करते रही, अपनी आवाज़ तक बंद कर ली, अपनी ज़ुबान पर काबू कर लिया। फिर भी क्या फ़ायदा हुआ मुझे? आखिर में चुड़ैली से ले उड़ी, मैं फिर वहीं की वहीं हूँ। अब मामला फरजाना की बर्दाश्त से बाहर हो गया था। मैं कुछ देर पहले तक इस मंगनी पर वाकई शर्मिंदा थी, अब नहीं हूँ। बार बार सफाई की दुहाई दे रही हो। क्या साफ़ किया था तुमने? सारा कूड़ा इकट्ठा करके इसके बेड के नीचे जमा कर दिया, जैसे अपने कमरे में करती हो। इसने जो बेकार कागजात फ़ाइलों से निकाल कर उनका ढेर लगाया था, तुमने इन्हें फिर से इसके काम के कागजात की फ़ाइलों में लगा दिया। भरी दोपहर में तुमने इसके टेरेस पर रखे हुए पौधों को पानी दिया, और एक भी पौधा ज़ाया होने से नहीं बचा। जो पौधे इसने अंदर रखे हुए थे वो इसने बाहर से मंगवाए हुए थे, और इन्हें ख़ास हद से ज़्यादा पानी नहीं दिया जाता। तुमने इन्हें पानी से भर दिया, सत्यानाश मार दिया इनका। और तुम्हें किसने कहा था कि टेरेस पर रखे गमलों से फूल तोड़कर गुलदस्ते बना बना कर इसके कमरे में सजा दो? वो गैर मुल्की पौधे थे और साल में इन पर एक बार फूल आते हैं। तुमने चुन चुन कर इन्हें तोड़कर कमरे में सजा दिया। जूतों पर पॉलिश करने को मैंने कहा था, तुमने इसके सफ़ेद जॉगर्स तक पर पॉलिश फेर दी। कौन अहमक फेरता है जॉगर्स पर पॉलिश? अखबारात और मैगज़ीन उठाकर रखने के बजाय तुमने चुन चुन कर इनमें से तस्वीरें काटी। हॉलीवुड के एक्टर्स की सत्यानाश मार दिया। गंदे कपड़े तुमने लपेटकर साफ़ कपड़ों के साथ अलमारियों में ठूंस दिए। उस दिन जब वो वापस आया था और अपने कमरे में जाकर इसने तुम्हारे कारनामों को दरियाफ्त करना शुरू किया तो हंगामा मचा दिया। ज़ोहरा खाला ने मुझे इसी वक्त घर से बुलवाया और रात 8 बजे तक मैं रोती हुई इसका कमरा ठीक करती रही। क्रिस्टल के जो डेकोरेशन पीस तुमने तोड़ने के बाद खिड़की में छुपाए थे ना, वही मैंने बरामद कर लिए थे। और मैं तो इस वक्त को कोस रही हूँ जब मैंने इस मंसूबे पर अमल दरामद शुरू किया था। जितनी शर्मिंदगी मुझे ज़ोहरा खाला फ़ारूक के सामने उठानी पड़ी है ना, वो तो मैं ही जानती हूँ। और जो झाड़ें मुझे अपने घर वालों से खानी पड़ी, इसकी तो बात ही क्या। और तुम फिर भी बड़ी ही मज़लूम बन रही हो। इसकी दोस्तों की हमदर्दियाँ यकदम फरजाना के साथ हो गई थी। अब सना शर्मिंदा सी बैठी थी। मैं बता रही हूँ तुम्हें, काम चोरों की लव मैरिज कभी नहीं होती। वो कौन सा हर्बा है जो तुमने इस्तेमाल नहीं किया? कोई फ़ायदा नहीं हुआ तुम्हें, ना तुम्हारा कोई कज़न इस काबिल है कि इसे कुर्बानी का बकरा बनाया जा सके। लोगों के घर जा जा कर तुम बुरी तरह ख्वार हुई। मोहल्ले में इज़्ज़त की वजह से वहाँ कोई रोमांस का इम्कान नहीं। तुम्हारे अब्बा ने भी दूसरी शादी नहीं की कि वहीं से कोई इजाफी रिश्तेदार बरामद हो जाते। टेलीफोन का हशर तुमने देख लिया। नालायक तुम इतनी हो, कहीं कोई नौकरी भी तुम्हें नहीं मिल सकती कि वहीं कोई चांस होता। तुम्हें पता है, फ़ारूक ने मेरी सफाई देखकर अपनी माँ से मेरे साथ शादी की ख्वाहिश का इजहार किया था। फरजाना के आखिरी जुमले पर सना ने भां भां करके रोना शुरू कर दिया। ये भां भां बंद करो अपनी। ये कोई शालामार बाग नहीं है कि तुम्हारी भां भां सुनकर कोई शहजादा सलीम आ जाएगा।
یہ کالج کا لان ہے، یہاں کوئی آیا بھی تو وہ 55 سالہ مالی ہوگا جو ہمیشہ ہمیں اور خاص طور پر تمہیں یہاں سے اٹھانے آتا ہے، کیونکہ تم وہاں کی گھاس چون چون کر توڑ دیتی ہو، سمجھی؟ بند کرو اپنا ہی منہ۔ بہت دن وہ اداس پھرتی رہی، کوئی کام نہیں کر سکتی تھی، ورنہ شاید خود بھی دوبارہ کوئی کوشش کرتی۔ کام چوری کے نقائص کا اسے پہلی بار احساس ہوا تھا۔ اس نے عملی طور پر اپنی کام چوری ختم کرنے کی کوئی کوشش نہیں کی، سارا دن خیالی پلاؤ پکا پکا کر خود کو مصروف رکھتی۔ خیر، مصروف رکھنے کے کچھ اور طریقے بھی استعمال کیا کرتی تھی، جن میں سب سے پسندیدہ بھائیوں کی پٹائی تھی۔ پھر انہی دنوں اس کے لیے ایک رشتہ آیا، امی نے اس سے ذکر کیا اور اس نے خاموشی سے حامی بھر لی۔ جب لو میرج نہیں تو ایسے ہی کہیں بھی ہو جائے، اسے اس سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ اس کے والدین نے ہاں کر دی تھی، کیونکہ رشتہ ہی اتنا اچھا تھا کہ انہوں نے غور و خوض میں بھی زیادہ وقت نہیں لیا تھا۔ اس کے بھائیوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی تھی، اور وہ بڑے اطمینان اور سکون سے اس سے پٹتے تھے۔ بس ذرا صبر کرو، مار کے دن تھوڑے ہیں، عاصم ہر دفعہ پٹنے کے بعد گنگناتا پھرتا۔ ثنا کے سارے خواب بکھر چکے تھے، گھر میں اس کی منگنی کی تیاری ہو رہی تھی اور اس نے لڑکے کے بارے میں جاننے میں کوئی دلچسپی ظاہر نہیں کی، نہ ہی اسے اس کی تصویر دیکھنے کا اشتیاق ہوا۔ اسے بار بار اس لڑکے کا خیال آتا جو اسے فون کیا کرتا تھا، اور جتنی بد دعائیں اسے یاد تھی وہ اسے دے چکی تھی۔ اسے تو فون کی شکل سے بھی نفرت ہو گئی تھی۔ کیا فائدہ ہوا فون لگوانے کا؟ ایک وہ افسانہ نگار کی ہیروئن ہے، ہمیشہ فون پر ہی رومانس کر کے لو میرج کرتی ہے۔ باجی آپ کا فون ہے، اس شام عاصم نے اسے پکار کر کہا تھا۔ اس نے سوچا کسی دوست کا فون ہوگا، کیونکہ آج کل اس کی فرینڈز بار بار اسے فون کیا کرتی تھی۔ ہیلو، کیا حال ہے آپ کا؟ وہ فون پر ابھرنے والی آواز کو سن کر ساکت ہو گئی، پہچاننے میں تاخیر نہیں ہوئی اس سے۔ کیوں بھائی، خاموش کیوں ہیں؟ ایسے اچنبے کا کام تو نہ کیا کریں۔ اس کی چہکتی ہوئی آواز پر اس کا خون ابلنے لگا تھا۔ بیڑا غرق ہو تمہارا، ساری دنیا کی لعنت ہو تم پر۔ کہاں مر گئے تھے؟ زمین نگل گئی تھی، آسمان کھا گیا تھا تمہیں ذلیل کمینے۔ دل کو تسلی ہوئی کہ آپ وہی ہیں جنہیں ہم نے دل میں بسایا تھا۔ کچھ اور کہنا ہو تو وہ بھی کہیے نا، تاکہ کوئی حسرت نہ رہے آپ کے دل میں۔ دوسری طرف وہی اطمینان برقرار تھا۔ سنو، تم اب مجھے کبھی فون مت کرنا، میری منگنی ہو رہی ہے، اب تم سے میرا کوئی واسطہ نہیں۔ واہ بھائی، کیا بات ہے، آپ نے تو کارنامہ کر دیا، مبارک ہو بھائی، بہت بہت منگنی کی، کوئی مٹھائی شٹھائی کھلائے نا۔ ادھر صدمے کی کوئی کیفیت نہیں تھی، ثنا کو مزید صدمہ ہوا۔ تو میں تمہیں جوتے کھلاؤں گی، وہ بھی درجنوں کے حساب سے، ایک بار نظر تو آؤ تم۔ نظر بھی آئیں گے بھائی، نظر بھی آئیں گے، ایسی بھی کیا جلتی ہے، مگر آپ کے پاس کوئی اچھی ڈش نہیں ہے؟ کبھی آپ جوتے کھلاتی ہیں، کبھی گولیاں، کوئی اور چیز نہیں ہے دنیا میں؟ اور بھی اچھی چیزیں ہوتی ہیں کھانے پینے کے لیے، اور مجھے تو ویسے بھی کوئی تجربہ نہیں ان چیزوں کا۔ اس کی بات پر وہ حیران ہوئی۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ میں نے کب تمہیں گولیاں کھلانے کی بات کی؟ ارے یار نہیں، آپ کو یاد ہی نہیں؟ آپ نے کہا نہیں تھا کیا مجھے گولی مار دیں گی، کتے کو مارنے کے بجائے؟ اس کے ہاتھ سے ٹیلی فون چھوٹتے چھوٹتے بچا تھا۔ اسے یاد آیا، اسے پہلی دفعہ اس کی آواز مانوس کیوں لگی تھی۔ یکدم وہ بے حد گھبرا گئی تھی۔ بھائی آواز کیوں بند ہو گئی؟ کچھ کہیے جناب۔ اپنی درخشاں روایات کے مطابق بمشکل اس کے منہ سے آواز نکلی، یہ تم ہو؟ بالکل جناب، یہ میں ہی ہوں، آپ کا خادم، آپ کا غلام۔ وہ شوق ہو رہا تھا، تم نے میرا فون نمبر کیسے لیا؟ آپ خود ہی دے گئی تھی، یاد ہے آپ کو؟ آپ کا بیگ گرا تھا میرے پوچھ میں، تب اس میں سے آپ کا کالج آئی ڈی کارڈ گر گیا تھا۔ اس وقت تو مجھے نظر نہیں آیا، مگر آپ کے جانے کے بعد مجھے نظر آیا تھا۔ لیکن مجھے یہ پتہ نہیں تھا ثنا آپ ہیں یا وہ دوسری لڑکی، کیونکہ آئی ڈی کارڈ پر تصویر نہیں تھی۔ خیر، میں نے کارڈ پر لکھے ہوئے نمبر کو ٹرائی کرنے کی کوشش کی۔ چند دن تو فون آپ کی امی اٹھاتی رہیں اور میں فون بند کر دیتا، مگر ایک دن آپ نے فون اٹھا ہی لیا اور میں نے آپ کی آواز پہچان لی۔ اس معاملے میں میرا ٹریک ریکارڈ آپ سے بہتر ہے۔ آپ نے میری آواز نہیں پہچانی، مگر مجھے رومانس کرنے کا شرف عطا فرما دیا۔ جوں جوں آپ سے گفتگو کرتا رہا، آپ کے عشق میں مزید گرفتار ہوتا گیا۔ آپ کی بے وقوفی کا فین ہوں میں۔ مجھے لگتا تھا کہ دنیا میں ایک میں ہی اکیلا بے وقوف ہوں۔ آپ سے مل کر، آپ کی باتیں یاد کر کے، آپ کے بارے میں مزید جان کر معلوم ہوا کہ اس بھری دنیا میں تنہا نہیں، اور بھی دنیا میں بے وقوف بہت اچھے۔ پھر آپ کو دیکھنے آپ کے کالج بھی جاتا رہا۔ فون پر باتیں کرنے سے مجھے اندازہ تو ہو گیا تھا کہ آپ لو میرج کے شوق میں گرفتار ہیں، مگر آپ اس کے لیے کیا کیا حربے استعمال کر رہی ہیں، اس کا اندازہ مجھے تب ہوا جب آپ نے میرے دوست کے کمرے کی صفائی کرنے کے بجائے صفایا کرنے کی کوشش کی۔ حیران ہونے کی ضرورت نہیں، بھائی فاروق میرا دوست ہے، پہلے مجھے پتہ نہیں تھا کہ آپ نے اس کے گھر آنا جانا شروع کیا ہے۔ میں تو ان دنوں اچانک امریکہ چلا گیا، آپ کو بتانے کے لیے کئی بار فون کیا، مگر آپ سے بات نہیں ہو پائی، کیونکہ فون یا تو آپ کی امی اٹھاتی یا آپ کے ابا۔
सो आपको बताए बगैर बाहर जाना पड़ा। जब वापस आया तो फारूक ने अपनी मंगनी का किस्सा आपके सलीके के साथ सुनाया था। आपका नाम सुनकर मैं चौंका था, मगर सना तो और भी हो सकती थी। हालांकि दिल पुकार पुकार कर कह रहा था कि सना तो और भी हो सकती है, मगर बेवकूफ़ तो एक ही है। फिर जब उसने अपनी मंगेतर की तस्वीर दिखाई तो मेरा शक यकीन में बदल गया, क्योंकि फरजाना भी उन्हीं लड़कियों में शामिल थी और आपके साथ इस दिन कुत्ते और इंसानों की रेस में वो भी शामिल थी। मैंने सोच लिया कि अब मामला हद से बढ़ता जा रहा है। आपकी लव मैरिज का शौक़ तो पूरा करना ही पड़ेगा, वरना आप ज़माने पर पता नहीं क्या क्या सितम तोड़ें। इसकी बातों से सना पर घड़ों पानी पड़ता जा रहा था और वो बोलता जा रहा था। तो फिर मैंने अपनी अम्मा और बहन से कहा कि वो इस एड्रेस पर रिश्ता लेकर जाएं। इसके लिए क्या पापड़ बेलना पड़े वो एक अलग कहानी है, जो आपको शादी के बाद खुद आपकी सास सुना देंगी। और वो सख्ते के आलम में थी। मुझे अंदेशा था कि कहीं आपके वालिदैन कोई गड़बड़ ना कर दें, मगर वो तो आपसे इस कदर तंग बैठे थे कि उन्होंने हाँ करने में ज़रा देर नहीं लगाई। हाँ, आपके भाई नंबर 1 में अजीम इंसान बनने की पूरी सलाहियतें मौजूद हैं। उसने मेरी बहन को हाँ किए जाने पर आपके हालात ज़िंदगी और अमाल ज़िंदगी बताने के साथ कहा था कि अभी भी वक्त है, सोच लें। आप अच्छे लोग हैं, फिर ना कहिएगा कि हमें लड़की के बारे में कुछ बताया नहीं। मुझे फ़ख्र हुआ था आपके भाई पर, और मैंने तहैया कर लिया कि मैं आपसे शादी करके इसे आपके जुल्म और सितम से ज़रूर निजात दिलाऊंगा। ये इस अजीम इंसान के लिए मेरा हकीर सा नजराना होगा। अब तो आपको पता चल ही गया होगा कि मैं आपका होने वाला मंगेतर और आपके भाइयों के लिए मसीहा हूँ। और आप अपने होने वाले मंगेतर का नाम तो जानती होंगी। चलिए मैं आपको अपना नाम बता देता हूँ। मेरा नाम सादी है, लेकिन शेख सादी के कबीले से मेरी कोई निस्बत नहीं और ना ही होने का इम्कान है, क्योंकि आपसे शादी के बाद तो दानाई वाली किसी बात की तवक्को ही नहीं की जा सकती मुझसे। बहुत खबीस इंसान हो तुम और सीधे दोज़ख में जाओगे। एक लंबे वक्फे के बाद वो बोली थी, मगर अभी से गुस्सा नहीं आ रहा था, बल्कि वो शदीद किस्म की शर्मिंदगी के एहसास से दो चार थी। खैर, तुमसे शादी इतना बड़ा गुनाह भी नहीं है कि मुझे इसके लिए दोज़ख में जाना पड़े। वैसे आपस की बात है, अमाल मेरे जैसे हैं, उनके बुनियाद पर अल्लाह ने मुझे वैसे भी वहीं भेजना था तुम्हारी तरह। वो सीधा आपसे तुम पर आ गया था। सिर्फ तुम नहीं, तुम्हारे दोस्त भी बड़े ही कमीन हैं। क्रिस्टल के 2 पीस टूट गए, मैगजीन से चंद तस्वीरें काट ली, कुछ पौधे ख़राब हो गए। तो क्या हुआ? ऐसा क्या किया था मैंने जिस पर इसने इतना हंगामा बर्पा कर दिया? क्या सफाई करते हुए नुकसान नहीं होता? हाँ, वाकई इतना तो नुकसान हो ही जाता है। वैसे मुझे लगता है मुझे तुम्हारी सफाई की इंश्योरेंस करवानी पड़ेगी। तुम खामखा मेरा मजाक उड़ाने की कोशिश ना करो। हर बंदे को हर काम नहीं आता, मगर यहाँ मसला ये है कि तुम्हें तो कोई भी काम नहीं आता, और जो आते हैं वो करने के काम नहीं। जैसे कि लव मैरिज का काम। सना को इसकी बात पर बेहद शर्म महसूस हुई। इसने झूठ बोलना ज़रूरी समझा। खामखा गलत फहमी हुई तुम्हें। मुझे इस किस्म का कोई घटिया शौक़ नहीं। यार, अब इतना भी झूठ ना बोलो। फरजाना से काफ़ी तफसीली गुफ्तगू हुई है मेरी। ये सारी तुम्हारी सरगर्मियों के बारे में और तुम्हारी कोशिश के बारे में, और ये जानकर तो सदमे से मुझे हार्ट अटैक होते होते रह गया कि तुम मेरे घर रोमांस करने के लिए आई थी। और मेरी किस्मत देखो कि एक कुत्ते की वजह से नादिर मौका मेरे हाथ से ही निकल गया। सना का दिल चाहा कि ज़मीन फटे और वह इसमें समा जाए। फरजाना ने इसे किसी भी सफाई के काबिल नहीं छोड़ा था। भाई, अगर तुम चुप रहकर शर्मिंदा हो रही हो तो ये काम ना करो। बहुत ही मुश्किल काम है ये। तुम सिर्फ वही काम किया करो जो तुम कर सकती हो। शाम को मेरी बहन तुम्हें लेने आएंगी, मंगनी की अंगूठी पसंद करवाने के लिए। तुम उनके साथ ज़रूर आना। मुझे नहीं आना, मैं इस किस्म की लड़की नहीं हूँ। सना ने फ़ौरन इनकार किया था। ए बुलंद किरदार, बाहया, इफ़्फ़त माँ, मशरिकी दोशीज़ा, मुझे वाकई यकीन आ गया कि तुम बहुत ही अजीम हो, और जो कुछ मैंने तुम्हारे बारे में सुना और कहा वो वाकई गलत फहमियों, अफवाहों पर मबनी है जो तुम्हारे हासिदीन ने फैलाई है। इसीलिए कल शाम को आप अपने जलवा की ताबानियों से अपने इस हकीर ग़ुलाम को ज़रूर नवाजिएगा, ताकि इसे यकीन आ जाए कि इसकी मंगनी इसी खातून से तय हुई है जिसकी अज़मत की एक दुनिया मोतरफ़ है। इस बार वो खिलखिलाई थी। मैं सोचूंगी, आज तक कभी ये काम किया है? नहीं, मगर कल शाम ज़रूर करूँगी। खुदा हाफिज़। अपने अजीम भाई को मेरा सलाम पहुँचा देना। सादी ने शरारत भरे अंदाज में कहकर फ़ोन बंद कर दिया। हाँ ज़रूर, सलाम ही नहीं और भी बहुत कुछ पहुँचाऊँगी मैं इस आस्तीन के सांप को, वो बुड़बुड़ाई थी। बेड के नीचे से इसने जूते और बैट निकाल लिया। और मेरी फ्रेंड्स कहती हैं कि मेरी किस्मत में लव मैरिज नहीं, इसने अपनी आस्तीन ने चढ़ाते हुए कहा। ओए आसिम, अंदर आ ज़रा, इसने वहीं से चिल्ला कर कहा था। लाउंज से आसिम के कदमों की आवाज़ के साथ इसकी गुनगुनाहट करीब आती जा रही थी। बस ज़रा सब्र के मार के दिन थोड़े हैं। वो बैट थाम कर दरवाज़ा खोलती हुई मुस्कुराई थी।
یہ کہانی اپنے اختتام کو پہنچی۔ اللہ حافظ۔